मैंने ग्रामीणों की झींगा पालने और बेचने में मदद की। 1 साल में हमने $80 लाख का मुनाफा कमाया, लेकिन उन्होंने मुझ पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाया कि मैं गलत तरीके से पैसा कमा रहा हूं। अगर मुझे पता होता तो मैं उन सारे झींगों को तोड़ फोड़ देता या उन्हें सुअरों को खिला देता, पर उन्हें एक हिस्सा भी छूने न देता। दूसरे साल मैंने उनकी मदद करना बंद कर दिया और मैं पास के गांव की मदद करने चला गया, जहां की जमीन पूरी तरह बंजर थी। वहां मैंने पानी की नई तकनीक शुरू की और सच में वहां मेरी किस्मत चमक गई और बहुत पैसा कमाया। दूसरी तरफ बैशुआ गांव ने मशीनों के साथ छेड़छाड़ की, जिससे सारे झींगे मर गए। अब जब उन पर भारी जुर्माना लगा है तो वे रोते हुए मेरे पास गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं वापस लौट आऊं। मैं बस थोड़ा मुस्कुराया। आखिर मुझे गांव से निकालने वाले क्या आप ही लोग नहीं थे? आओ, हम सब चेन मो के लिए एक जाम पीते हैं। अगर ये लड़का चेन मो न होता और बड़े शहर से यह नई तकनीक न लाया होता तो क्या हमारे गांव के गंदे तालाबों में इतने अच्छे झींगे कभी पल सकते थे? इस पहली खेप की कमाई से पूरे गांव ने $80 लाख का मुनाफा कमाया है। ग्राम प्रधान लियू गुआंगशेंग ने हाथ में गिलास पकड़ा हुआ है। शराब की वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका है और वह पूरे जोश में चिल्ला रहा है। गांव वाले भी अपनी खुशियां मना रहे हैं और मेरी तरफ बड़े सम्मान से देख रहे हैं। कोई अपना घर बनवाने की योजना बना रहा है तो कोई बेटे के लिए नई गाड़ी लेने की। मैंने अपनी थकी हुई आंखों को रगड़ा और अपनी ड्रिंक खत्म की। वह जलन महसूस हो रही थी जो मेरे गले से होती हुई पेट तक गई, लेकिन वह भी मेरी पिछले 15 दिनों की थकावट को कम नहीं कर पाई। मैं चेन मो हूं, जो पहले शहर में एक बड़े लॉजिस्टिक एक्सपर्ट के तौर पर काम करता था। अपने गांव की बदहाली को दूर करने के लिए मैंने $10 लाख के सालाना पैकेज वाली नौकरी छोड़ दी और अपनी 5 साल की मेहनत से जमा किए गए $20 लाख यहां लगा दिए। पानी को साफ करना, विशेष चारा तैयार करना और सबसे जरूरी बात कि मैंने अपनी जेब से गांव में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज स्टेशन बनवाया। ये झींगे जैसे ही पानी से बाहर आते हैं उनके मरने का डर बहुत रहता है, पर मेरी कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट की वजह से बैशुआ गांव के झींगे 98% तक सही सलामत सीधे बड़े शहरों के आलीशान होटलों तक पहुंचते हैं। यही वह वजह है कि हमें इतनी अच्छी कीमत मिल पा रही है। बस आप सब खुश रहें। यह तो बस पहली खेप है। जब अगली बार की फसल तैयार होगी तो हमारा मुनाफा और भी ज्यादा होगा, मगर अब हमें अपना स्टोरेज और बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए आप सब कुछ दिन और मेहनत करें। तभी अचानक मेरा बचपन का दोस्त झाओ खियांग आया और उसने गुस्से में खातों की किताब मेज पर दे मारी। चेनमो, ये सब कहने से पहले क्या हमें हिसाब किताब नहीं कर लेना चाहिए? उस शोर शराबे वाले आंगन में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें हम पर टिक गईं। चियांगजी, तुम ये क्या तमाशा कर रहे हो? हिसाब तो कल ही अकाउंटेंट ने साफ कर दिया था ना? जो कल हिसाब दिखाया गया था वो तो सिर्फ दिखावा था। चेनमो, क्या तुझे लगता है कि पूरे गांव वाले मूर्ख हैं? शहर जाकर तूने यही सीखा है कि वापस आकर अपने ही गांव वालों का हक मारना शुरू कर दे। यह सुनते ही चारों तरफ शोर मच गया। मैं एकदम खड़ा हो गया। चियांगजी, तू ये क्या बकवास कर रहा है? तुझे यह बकवास लगती है? झाओ चियांग ने किताब को खोला और हवा में लहराने लगा। सब देखो इधर, यह जानकारी मैंने शहर में अपने जानकार लॉजिस्टिक ऑफिस से निकलवाई है। चेनमो ने हमें ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा बताया वह $1,500 प्रति टन था, लेकिन असलियत क्या है? गाड़ी और मशीनों का असली खर्च सड़क के टैक्स को मिलाकर कुल $600 से ज्यादा नहीं होता। भीड़ में से लोग हैरानी से फुसफुसाने लगे। झाओ कियांग अब और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने जबरदस्ती हमें वह खास चारा खरीदने को कहा जिसकी कीमत $30 प्रति किलो थी। मैंने जांच करवाई है, वह चीज तो बाजार में मिलने वाले $8 वाले मामूली चारे के बिल्कुल बराबर है। 1 साल के अंदर चेनमो ने चुपके से हमारे कम से कम $50 लाख हड़प लिए। $50 लाख? हे भगवान, मुझे लगा था कि वह कितना भला आदमी है कि हमारी गरीबी दूर करने आया है, लेकिन इसने तो सारा असली मुनाफा अपनी जेब में भर लिया। कितना घटिया इंसान है यह, अपने ही लोगों को धोखा दिया इसने। पल भर में जो गांव वाले अभी मेरी तारीफें कर रहे थे उनकी नजरें पूरी तरह बदल गईं। वह खुशी अब गुस्से और नफरत में बदल गई। उनके चेहरे पर मेरे लिए साफ नफरत दिख रही थी। मैं उन कागजातों को देख रहा था जिनमें सरासर गलतियां थीं और मुझे यह सब कितना अजीब लग रहा था। मामूली चारा, मैंने उस चारे में पानी को साफ रखने वाली दवाइयां और बीमारियों से बचाने वाले तत्व मिलाए थे। क्या वह आंखों से नजर आने वाली चीज है? और खर्च सिर्फ 600। उसने मशीनों के रख रखाव, बिजली और मशीनों के खराब होने और रास्तों के इंतजाम के खर्च को तो जोड़ा ही नहीं, सिर्फ तेल और सड़क का टैक्स ही देखा। झाओ चियांग, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? स्टोरेज का सबसे बड़ा खर्च उसके सिस्टम को चलाने का होता है। तूने सिर्फ मामूली चीजों को ही गिना। तभी ग्राम प्रधान लियू गुआंगशेंग सामने आया। उसके चेहरे से वह हंसी गायब हो गई थी। अब वहां सिर्फ रूखापन और नफरत थी। हमें ये भारी भरकम शब्द मत समझा चेनमो। चियांगजी ने सारे सबूत मेरे सामने रख दिए हैं। तू इस गांव का है, इसलिए हम पुलिस को बुलाना नहीं चाहते, पर अभी इस काम के सारे दस्तावेज मुझे दे दे और उस स्टोरेज की चाबियां भी।
आज के बाद से तुझे इस गांव के झींगों के काम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब मैंने लियू गुआंगशेंग के बेखौफ चेहरे को देखा और झाओ चियांग की आंखों में छिपे लालच और खुशी को देखा तो मुझे सब समझ आ गया। वे यह नहीं मानते थे कि मैंने पैसा चुराया है। उन्हें तो लगा कि अब वे सारा काम सीख चुके हैं, पैसा तो आ ही रहा है, अब मेरी उन्हें कोई जरूरत नहीं रही। डायरेक्टर लियू, क्या तुम वाकई यही करना चाहते हो? मुझे उसकी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। वह स्टोरेज की मशीनें मैंने अपने पैसों से लगवाई थी और उस पानी को संभालने की तकनीक सिर्फ मेरे पास है। अगर तुम मुझे बाहर कर दोगे तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? तू हमें डराने की कोशिश मत कर। झाओ चियांग ने मेज से कुर्सी उठाकर जोर से पटक दी। झींगों को चारा डालना किसे नहीं आता? क्या वह सिर्फ खाना फेंकना ही तो है? और वो स्टोरेज क्या है? बस कुछ बड़े डिब्बे ही तो हैं। जब तेरे जैसा लालची यहां से चला जाएगा तो हमारा मुनाफा और भी ज्यादा होगा। सही कहा। इस गांव से बाहर निकल, हमारा लूटा हुआ पैसा वापस कर। सब लोग बेकाबू हो रहे थे। कुछ जवान लड़के तो हाथों में हथियार और बोतलें लेकर आगे आ गए। उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे। जिन लोगों के लिए मैंने रात दिन एक किया था और पूरी मेहनत से उन्हें आगे बढ़ाया था, अपने उन गांव वालों के प्रति मेरी बची कुची हमदर्दी आज पूरी तरह खत्म हो गई। मैं हार मानकर खड़ा हो गया। डायरेक्टर लियू, झाओ चियांग तो मूर्ख है, उससे कोई गिला नहीं, लेकिन तुम तो बड़े समझदार खिलाड़ी बनते हो। तुम दोनों में इतना दम नहीं है कि तुम मेरे बनाए हुए काम को इस तरह खुलेआम हड़प सको। बस मुझे यह बताओ। मैं उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, कौन है वह जो तुम्हारे पीछे खड़ा है? किसने तुम्हें यह भरोसा दिलाया है कि मेरे यानी चेन मो के बिना भी तुम अपने ये झींगे बाजार में बेच पाओगे? लियू गुआंगशेंग का चेहरा हल्का सा उतरा, पर फिर वह हंसने लगा। चेनमो, तू सच में बहुत तेज है, पर तूने दूसरे लोगों के रास्ते में रोड़ा अटकाया है। उन्होंने साफ कहा है कि जैसे ही तू यहां से जाएगा वे बिना किसी ट्रांसपोर्ट खर्च के झींगे उठा लेंगे और तेरी दी हुई कीमत से 20% ज्यादा पैसा देंगे। मैं हैरान रह गया। मुफ्त ट्रांसपोर्ट और ज्यादा दाम, इस कारोबार में इस तरह की अजीब शर्तें सिर्फ वही लोग रख सकते हैं जो इस इलाके में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह सिर्फ गांव वालों का छोटा सा धोखा नहीं है, बल्कि बड़े व्यापारियों की एक सोची समझी साजिश है। मैंने वहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा और मैं उस दफ्तर से बाहर निकल आया। पीछे से मुझे पटाखे फटने की आवाजें आने लगीं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन पटाखों का शोर उस गर्म रात में मेरे कानों में चुभ रहा था। वे शायद इस बात का जश्न मना रहे थे कि उन्होंने मुझ जैसे अत्याचारी को गांव से निकाल दिया है और अब उन्हें लग रहा था कि उन पर दौलत की बारिश होने वाली है। मैं पंचायत ऑफिस के उसी किराए के पक्के मकान में वापस आ गया, अपना सामान पैक करने के लिए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, झाओ कियांग कुछ हट्टे कट्टे गांव वालों के साथ अंदर घुस आया और वह सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई चोर हूं। चेनमो, साफ बात पहले ही बता दूं, यह सब सरकारी सामान है। तुम यहां से एक पेंच भी नहीं ले जा सकते। झाओ चियांग अपने हाथ में लकड़ी का डंडा घुमा रहा था। उसकी आंखों में एक घटिया इंसान की जीत की चमक थी। ये सारी चीजें हमारे बाइशुई विलेज की सामूहिक संपत्ति हैं। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मैंने चेन खोली, बस अपने कुछ कपड़े रखे और फिर मिंक से उस काले लैपटॉप का चार्जर निकाला और उसे बैग में डाल दिया। वह मेरा वर्क लैपटॉप था, बाइशुई विलेज का। वह ओजोन कोल्ड चैन सिस्टम का कोर, टेम्परेचर कंट्रोल एल्गोरिथम और फीड के जरूरी तत्वों का चौर्मूला सब कुछ इसी हार्ड ड्राइव में है। बाहर रखी मशीनें जैसे रेफ्रिजरेटर और पंप बेशक मैंने अपनी $20 लाख की जमा पूंजी से खरीदी थी, लेकिन जब अब बात बिगड़ ही गई है तो मुझे इन अनपढ़ों के साथ बहस करने या कोर्ट जाने का कोई शौक नहीं है। मेरे बिना वह मशीनें सिर्फ एक खाली डिब्बा हैं। मेरे मुख्य डेटा के बिना वे कीमती मशीनें आधे महीने के अंदर कबाड़ का ढेर बन जाएंगी। बैग उठाकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं गांव के बाहर उस बड़े पेड़ के पास पहुंचा, तभी एक काले रंग की मर्सिडीज एस क्लास चुपचाप वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला, सूट पहने, सजे हुए बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी से नीचे उतरा। गांव का मुखिया लियू गुआंगशेंग फौरन चापलूसी करते हुए मुस्कुराया और उसकी तरफ लपका। मिस्टर वांग, आप यहाँ खुद क्यों आए? हमने झींगे पैक कर लिए हैं, वे जल्द ही लोड हो जाएंगे। मैं वहीं रुक गया और अपनी आंखों से गौर से देखा। वांग काई, जो कि लिंस सी फूड का बड़ा खिलाड़ी है और शू हाईचेंग का सबसे खास आदमी है। शू हाईचेंग पिछले कुछ सालों से अपने बिजनेस को बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है। उसकी नजर मेरे द्वारा बनाई गई हाई सर्वाइवल कोल्ड चैन सप्लाई के रास्ते पर पहले से ही थी। लगता है इसीलिए लियू गुआंगशेंग और झाओ चियांग ने मुझे लात मार दी है। वांग काई ने लियू गुआंगशेंग का कंधा थपथपाया, पर उसकी नजर उसे छोड़कर सीधे मुझ पर आकर रुकी। उसने चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान बिखेरी और मेरी तरफ बहाया। मिस्टर चेन, आपके बारे में बहुत सुना है। सच कहूं तो आपने जो ये कोल्ड चैन सिस्टम बनाया है वो वाकई शानदार है। मिस्टर शू ने मुझे आपको शुक्रिया कहने के लिए कहा है। $20 लाख खर्च करके आपने हमारे लिए शुरुआती सबसे मेहनत वाला काम पहले ही पूरा कर दिया। उसने जानबूझकर $20 लाख पर बोर दिया। उसकी आंखों में मजाक भरा हुआ था। शुक्रिया की जरूरत नहीं। मशीनें चोरी करना आसान है,
लेकिन असली टेक्नोलॉजी को समझ पाना इतना आसान नहीं। अगले महीने तपती गर्मी होगी। उम्मीद है आपके लोग जानते होंगे कि 38 डिग्री के तापमान में पानी में गैस बढ़ने से होने वाली समस्याओं को कैसे संभालना है। वांग काय धीरे से हंसा। मिस्टर चैन, अब इस वक्त डराना बंद कीजिए। सिर्फ ठंडक और ऑक्सीजन ही तो देनी है। हमारे पास सैकड़ों टेक्नीशियन हैं। क्या हम इन कुछ मामूली मशीनों को नहीं चला पाएंगे? आप अपनी किक्र कीजिए। सुना है आपको खाली हाथ निकाला गया है। रात को सोने की जगह है ना? उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं मिस्टर वांग। मैंने उसके मजाक का कोई जवाब नहीं दिया और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। रास्ते में मुझे पीछे से लियू ग्वांगशेंग की आवाज सुनाई दी। मिस्टर वैंग, तो जैसा हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं लगेगा और दाम भी 20% ज्यादा मिलेगा। फिक्र मत करो लाओ लियू, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं। लेकिन पहले ही एक शर्त समझ लो। अगर ग्रुप आपको इतनी अच्छी शर्तें दे रहा है तो आपको माल की क्वालिटी का ध्यान रखना होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक और शर्त है। अगर झींगों के मरने की दर 5% से ज्यादा हुई या उनमें कोई बीमारी दिखी तो न केवल पूरा पैसा वापस करना होगा बल्कि आपको कंपनी को उसका 10 गुना हर्जाना देना होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मशीन बहुत अच्छी है। झींगे भला कैसे मर सकते हैं? चांगजी, जल्दी साइन करो। लियू ग्वांगशेंग सामने भारी मुनाफा देखकर अपना आपा खो चुका था। उसने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी। अंधेरे में मुझे एक ठंडी हंसी आ गई। जुर्माने की रकम 10 गुना। शू हाइचेंग की योजना सचमुच बहुत शातिर है। वह यहाँ कोई परोपकार करने नहीं आया है। उसने बाइशुई विलेज का इस्तेमाल करके आखिरी मुनाफा निचोड़ने के बाद जुर्माने के एक दस्तावेज के बाद ये बाइशुई विलेज की जमीन और तालाब सब कुछ कानूनी रूप से हड़पने की ठानी है। लियू ग्वांगशेंग, ओ लियू ग्वांगशेंग, तुम्हें लगा कि तुमने एक अमीर का हाथ थाम लिया है, पर तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने एक जहरीला जाल खुद अपने लिए चुना है। 3 घंटे बाद मैं पसीने से लथपथ होकर बाइशुई विलेज से 15 किलोमीटर दूर डुआंग विलेज में फंसा था। यह जगह बाइशुई विलेज की तरह हरी भरी नहीं थी। यहाँ हर जगह बंजर और खारी जमीन थी। वहां फसलें भी नहीं उग पाती थीं और यहाँ तक कि घास भी इक्का दुक्का ही दिखती थी। गांव के जवान बहुत पहले ही चले गए थे। सिर्फ कुछ कमजोर और बूढ़े लोग ही बचे थे जो पूरी तरह से गरीबी में जी रहे थे। मैं गांव के मुहाने पर पहुंचा। वहां एक टूटी हुई ईंट की भट्टी के सामने डाहुआ विलेज के पुराने विलेज चीफ ली जियांगो जमीन पर झुके हुए अपनी पाइप पी रहे थे और आहे भर रहे थे। मैंने करीब जाकर आवाज दी, अंकल ली। ली जियांगो ने अपना सर उठाया, धुंधली आंखों से देर तक मुझे देखा और फिर पहचाना। अरे, क्या तुम बाइशुई विलेज के चेन फैमिली बॉय नहीं हो? आधी रात को तुम हमारी इस पिछड़ी बस्ती में क्या कर रहे हो? मैंने अपना बैग रखा और सीधे उनके सामने पत्थर पर बैठ गया। क्या आप चाहते हैं कि आपके गांव की ये कई हजार एकड़ बंजर जमीन सोने की खदान बन जाए? ली जियांगवो फीकी हंसी हंसते हुए बोले, शाओ चैन, मुझ बुए का माक मत वाओ। ये मिट्टी इतनी खारी है कि मामूली जानवर भी यहाँ टिकते नहीं हैं। इसमें से भला क्या सोना उगेगा? साधारण झींगे तो यहाँ जिंदा नहीं रह सकते, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने पिछले 6 महीनों में लैब के अंदर एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जो खास तौर पर अत्यधिक खारी जल की गुणवत्ता के लिए ही है। ये एक माइक्रो लिविंग वाटर सर्कुलेशन का एल्गोरिदम है। इस पानी में पलने वाले झींगे न केवल जीवित रहेंगे बल्कि उस पानी के दबाव की वजह से उनका मांस बहुत ठोस और लजीज होगा, पेट पूरी तरह सफेद होगा और उनमें मिट्टी जैसी बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। मैं इन्हें क्रिस्टल प्रॉन्स बुलाता हूं। बाइशुई विलेज के वे घटिया खींच वाले झींगे मैंने उन्हें कब का पीछे छोड़ दिया है। मैं यहाँ एक ऐसा इको बेस बनाना चाहता हूं जो सीधे बड़े शहरों के 5 स्टार होटलों और नामी रेस्टोरेंट्स में माल सप्लाई करे। आधा किलो झींगा मैं $200 में बेचूंगा। पाइप पकड़े हुए ली जियांगो के हाथ अचानक कांपने लगे। राख उनके जूतों पर गिर गई, लेकिन उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ। वे बस आंखें फाड़कर मुझे देखते रहे। और इस समय 15 किलोमीटर दूर बाइशुई विलेज में झाओ छियांग बड़ी उत्तेजना के साथ कोल्ड चेन स्टेशन के कंट्रोल रूम के सामने खड़ा था और उसने मेन स्टार्ट बटन दबा दिया। स्क्रीन पर लाल बत्ती जली और एक पीले रंग की चेतावनी आई। तापमान में गहबही मिली है, कृपया सेटिंग को फिर से सेट करें। अरे क्या सेट करूं? कितनी बेकार मशीन है, बहुत सिरदर्द है, झाओ छियांग ने गाली दी और सीधे वार्निंग को नजरअंदाज करके फुल कूलिंग मोड पर चला दिया। तभी कंप्रेसर के जोरदार शोर के साथ मशीन जबरदस्ती चालू हो गई। अब बाइशुई विलेज की बर्बादी का उलटा वक्त आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। दूसरी तरफ ली जियांगो मुझे चुपचाप देख रहे थे। $200 किलो। शाओ चेन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बाजार में मिलने वाले झींगे मुश्किल से $20-30 के होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे डाहुआंग विलेज का यह खारा पानी क्वीन मदर वांग का स्वर्ग है? अंकल ली, वे कीचड़ में पले बढ़े साधारण झींगे हैं। खारी मिट्टी वाले पानी में नमक और क्षार की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ऐसे मुश्किल हालातों में जिंदा रहने के लिए झींगों के शरीर का अंदरूनी दबाव बदल जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? मैं एक पल के लिए रुका और उनकी आंखों में गौर से देखते हुए बोला, पहली बात, झींगे का कवच बेहद सख्त और चमकदार हो जाता है। दूसरी बात,
झींगे का मांस इतना सख्त और रसीला हो जाता है कि खाने में मड़ा आ जाए। तीसरी बात, खारे माहौल में बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाते हैं। झींगे बिल्कुल साफ सफेद होंगे और उनमें जरा भी मिट्टी की महक नहीं होगी। अगर हम खास फिल्टर बिछा दें और मेरी इको साइकिल तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि पानी के जहरीले तत्व खत्म हो जाएं, तो यहाँ पलने वाले झींगे बाजार के सबसे महंगे और खास उत्पाद होंगे। लीजियांगुओ मेरी बातें सुनकर हैरान रह गए। हालांकि उन्हें तकनीक के बारे में ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने खास उत्पाद शब्द को पकड़ लिया। मगर उन बुजुर्ग की आंखों की चमक जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी बुझ भी गई। शाओ चेन, सच कहूं तो हमारे गांव के खाते में $2000 भी नहीं बचे हैं। तुम जिन मशीनों और तकनीक की बात कर रहे हो, वे सब बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे मैं दूंगा। मैंने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। शहर में मेरा 80 गज का एक मकान है जिसे मैंने कल ही गिरवी रखा है। अपनी पूरी जमा पूंजी को मिलाकर मेरे पास कुल $30 लाख हैं। ये सारा पैसा मैं डाहुआंग विलेज के विकास में लगा दूंगा। मैं ली जियांगुओ को देख रहा हूं। उसके कांपते हुए होंठों में वह हैरानी साफ दिख रही है। मेरी आवाज में जरा सी भी हलचल नहीं है, जैसे कि मैं दाम पर अपनी पूरी जमा पूंजी नहीं लगा रहा हूं, बल्कि सिर्फ एक वक्त के नाश्ते के पैसे लगा रहा हूं। अंकल ली, मैं अपनी तकनीक और पूरा पैसा लगाऊंगा और आप लोग ये 5000 एकड़ बंजर जमीन देंगे जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। साथ ही पूरे गांव के मजदूरों की ताकत भी। मुनाफे का 70% हिस्सा मेरा होगा और 30% गांव वालों का होगा। क्या आप मेरे साथ यह जुआ खेलने की हिम्मत रखते हैं? अगर हम जीत गए तो डाहुआंग विलेज के हर घर में बड़े बंगले बन जाएंगे, और अगर हार गए तो मैं चेनमो खुद को खत्म कर लूंगा। आप लोगों की तो बस थोड़ी सी मेहनत बेकार जाएगी, जमीन तो फिर भी आपकी ही रहेगी। रात की हवा उस पुरानी ईंटों की भट्टी से होकर गुजरी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। ली जियांगुओ लगातार उस बैंक कार्ड को घूरता रहा। फिर उसने मेरी उन खून से भरी आंखों में देखा जो किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक रही थीं। काफी देर बाद वह बुजुर्ग अचानक उठ खड़ा हुआ। सौदा मंजूर है। डाहुआंग विलेज इतना गरीब है कि यहाँ भूत भी नहीं आना चाहते, तो फिर अब डरने की क्या बात है? कल ही मैं ढोल बजवाकर गांव के हर छोटे बड़े इंसान को इकट्ठा कर लूंगा और तुम्हारे लिए तालाबों की खुदाई शुरू करवा दूंगा। अगले 1 महीने तक मैं पूरी तरह से डाहुआंग विलेज में ही बस गया। सिर के ऊपर 37-38 डिग्री की जलती हुई धूप थी और पैरों के नीचे सफेद चमकती हुई वो तपती हुई बंजर जमीन। डाहुआंग विलेज के गांव वालों ने जी तोड़ मेहनत की मिसाल पेश की। उनके पास कोई मशीन नहीं थी, तो उन्होंने फावड़ों और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया और उस पथरीली सख्त जमीन पर एक एक करके आधुनिक खेती के लिए बड़े तालाब खोद दिए। मैंने खुद खड़े होकर हर एक पाइप के बिछाने के काम पर नजर रखी ताकि सारा ढांचा नसों की तरह जमीन के अंदर फैल जाए और आखिर में मेरे हाथ से बने कंट्रोल कैबिनेट से जुड़ जाए। जब हम उस कीचड़ में सने हुए थे और दिन रात पागलों की तरह काम कर रहे थे, तभी 15 किलोमीटर दूर बाइशुई विलेज में अमीर होने का जश्न मनाया जा रहा था। पहली खेप के 10 टन झींगे पूरे उत्साह के साथ शहर भेजे जा रहे थे। शुहाइचंग का ग्रुप वाकई बहुत अमीर है। उन्होंने न केवल सारा डिलीवरी शुल्क माफ कर दिया, बल्कि बाजार की कीमत से 20% ज्यादा कीमत पर तय किए हुए पैसों का तुरंत भुगतान भी कर दिया। पूरे $6 लाख की नकदी बंडल के बंडल के रूप में बाइशुई विलेज के पंचायत ऑफिस की मेज पर सजे थे। झाओ चियांग के हाथ में 100-100 के नोटों की गड्डियां थीं और वह गांव वालों के सामने अकड़कर उन्हें दिखा रहा था। देखा तुम सबने? देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि चेनमो एक धोखेबाज है। जब तक मशीन पूरी ताकत पर चलेगी तब तक झींगे इसी तरह एकदम स्वस्थ और तरोताजा रहेंगे। हम अपना सस्ता चारा खुद खरीदते हैं, फिर भी ये कितने मोटे हो रहे हैं। पिछली बार जो लाखों डॉलर का घाटा हुआ वो सब उस चैन नाम के घटिया आदमी ने अकेले खा लिया था। गांव वालों ने जोरदार तालियां और नारे लगाए। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। भाइयों और बहनों, जब बॉस शू की तरफ से बिना किसी सीमा के सामान खरीदा जा रहा है, तो अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? गांव के जितने भी नाले और बेकार कीचड़ वाले तालाब हैं, उन सब का इस्तेमाल करो। झींगे पालने की तादाद बढ़ा दो। चारा शहर से सबसे सस्ता वाला ही लाना और उन्हें बस खिलाते जाओ। अगले महीने हम 2 गुना मुनाफा कमाएंगे। पूरा बाइशुई विलेज गांव पागल हो चुका था। ज्यादा पैदावार के लालच में उन्होंने उस जमीन पर जहां केवल 800 किलो पालने की क्षमता थी, उसे जबरदस्ती 3000 किलो के खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया। पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने उस खास चारे का इस्तेमाल बंद कर दिया जिसमें विटामिन और बीमारियों से बचाने वाली दवाइयां मिली होती थीं, और इसकी जगह सस्ते दामों वाले बहुत ही खराब चारे का इस्तेमाल करने लगे। इतना ही नहीं, झाओ चियांग को लगा कि पानी का बहाव बहुत धीमा है जिससे काम पर असर पड़ रहा था, तो उन्होंने सीधे कोल्ड चेन बेस्ड स्टेशन का पानी छानने वाला फिल्टर ही हटा दिया। उन्हें बस अपने सामने चमकता हुआ पैसा दिख रहा था, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सिर पर जो खतरा मंडरा रहा है वह कभी भी गिर सकता है। अगस्त की 5 तारीख की वह तपती गर्मी थी। मैं डाहुआंग विलेज के नए बने कंट्रोल टावर पर खड़ा था और अपने पैरों के नीचे फैले हुए उन नीलम जैसे साफ पानी के तालाबों को देख रहा था जहां पानी के नीचे अनगिनत क्रिस्टल प्रॉन मजे से तैर रहे थे। सूरज की रोशनी में उनका बाहरी हिस्सा हकीकत में एक अजीब सी कांच की तरह पारदर्शी चमक बिखेर रहा था।
माइक्रो इकोलॉजिकल रिसाइकलिंग सिस्टम हल्की आवाज करते हुए चल रहा था, जो खारे पानी की गंदगी को बारीकी से साफ करके उन्हें झींगों के लिए जरूरी खनिज में बदल रहा था। सब कुछ बिल्कुल मेरे तरीके से बेहतरीन ढंग से चल रहा था। तभी ली जियांगो कंट्रोल टावर पर चढ़कर आए। उनका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। शाओ चेन, आपने तो कमाल कर दिया। ये झींगे वाकई बहुत सुंदर दिख रहे हैं। न सिर्फ इनका साइज बड़ा है, बल्कि इनके पंजे भी काफी ताकतवर लग रहे हैं। बस एक हफ्ते की बात और है, क्या तब तक हमारा पहला स्टॉक तैयार हो जाएगा? मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा और मेरी नजरें बाइशुई विलेज की दिशा में टिक गईं। अंकल ली, जल्दबाजी मत कीजिए, असली खेल तो अब शुरू होगा। मौसम विभाग का कहना है कि कल से तापमान 42 डिग्री के पार चला जाएगा और यह कम से कम एक हफ्ते तक रहेगा। अंकल ली, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक गिल बीमारी क्या होती है? ली जियांगो एक पल के लिए चौंक गया। कैसी बीमारी? ऐसी बीमारी जो तेज गर्मी, अमोनिया और मीठे पानी की वजह से होती है। खासकर ये छोटी झींगों में तेजी से फैलने वाला संक्रमण है। अगर ये एक बार फैल गई तो 3 दिनों के भीतर पूरे तालाब की झींगों के गलफड़े काले पड़ जाएंगे, वो सड़ने लगेंगी और अंत में पूरा तालाब मरी हुई मछलियों से भर जाएगा। बाइशुई विलेज के वो लोग चिलर को कोई जादू की दवा समझ रहे हैं। कल शू हाइचेंग की दूसरी पेमेंट का समय उनके लिए तबाही का संदेश लेकर आएगा। अगले 3 दिनों की भीषण गर्मी ने पूरे बाइशुई विलेज को बदल दिया था एक बड़े तपते हुए सोना रूम में। हवा का नामो निशान नहीं था, बस दम घोंटने वाली उमस थी और एक बहुत तेज बदबू आने लगी थी, जो सड़े हुए अंडों और मरी हुई मछलियों की गंध का मिश्रण थी। दोपहर के समय झाओ चियांग बदहवास होकर पंचायत ऑफिस के अंदर भागा। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और चिल्लाकर बोला, अंकल ग्वांगशेंग, अनर्थ हो गया, बहुत बुरा हो गया। झींगे, तालाब की सारी झींगे ऊपर तैरने लगी है। जोनी परह जो आराम कुर्सी पर लेटे एसी की हवा खा रहे और अमीर बनने के सपने देख रहे लियू ग्वांगशेंग झटके से उठ बैठे। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? गर्मी में झींगों का सांस लेने के लिए सतह पर आना सामान्य है। जल्दी से ऑक्सीजन मशीन चालू करो। कर दी, सारी मशीनें पूरी रफ्तार पर चला दी, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। आप चलकर देखिए, वो सिर्फ सांस नहीं ले रही, बल्कि मरकर उल्टी हो गई हैं और उन झींगों के गलफड़े पूरी तरह काले पड़ गए हैं। लियू ग्वांगशेंग के सिर में जोर का झटका लगा। बिना जूते ठीक से पहने ही वह एक पैर में जूता पहने बाहर की तरफ भागे। जब वे गांव में सबसे बड़े प्रजनन तालाब पर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर लियू ग्वांगशेंग का सिर चकरा गया और वे लगभग पानी में ही गिर पड़े थे। तालाब, जो पहले एकदम सांच होना चाहिए था, वह अब गाढ़े गहरे हरे रंग के जहर का कटोरा बन चुका था। भीषण गर्मी की वजह से नीचे जमा खराब चारे का कचरा सह गया था, जिससे पानी में जहरीली गैसों का स्तर बहुत ऊपर चला गया। पानी की सतह पर ढेर सारे मरे हुए झींगे तैर रहे थे, जिनमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जबकि पानी के नीचे बाकी बचे हुए जिंदा केकड़े बड़ी तेजी से किनारे की तरफ भाग रहे थे। किसी एक को उठाकर देखने पर यह साफ दिख रहा था कि उनका शरीर इस वक्त पूरी तरह काला पड़कर गल चुका था। यह काली बीमारी इस बेहद खराब माहौल में किसी महामारी की तरह इतनी सारी मछलियों और झींगों के बीच पूरी तरह से फैल चुकी थी। लियू ग्वांगशेंग थर थर कांप रहे थे और उनके होंठ नीले पड़ चुके थे। ये सब कैसे हो गया? आखिर ये कैसे मुमकिन है? जब चेनमो यहां थे तब तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाचा, अब उस मनहूस का जिक्र क्यों कर रहे हो? जरूर इस खराब मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। अब हम क्या करें? आज रात को वांगकाई माल की दूसरी खेप लेने आ रहे हैं, पूरे 20 टन। अगर हमने माल नहीं दिया तो समझौते के हिसाब से हमें शू हाइचेंग को 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। वो लाखों डॉलर की रकम होगी। अगर हमने पूरे गांव के घर भी गिरवी रख दिए तो भी उसे चुकाना मुमकिन नहीं होगा। लियू ग्वांगशेंग ने 10 गुना जुर्माने के बारे में सुना तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गुस्सा तुरंत ठंडा हो गया और दिमाग ठिकाने आ गया और उसकी जगह एक खतरनाक अपराधी जैसा पागलपन सवार हो गया। हम हर्जाना नहीं भर सकते, कुछ भी हो जाए, पर हम पैसे नहीं देंगे। लियू ग्वांगशेंग ने झपट्टा मारकर झाओ चियांग का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वो उसे घूरने लगा। मेरी बात सुनो, अभी भी आधे से ज्यादा झींगे जिंदा हैं। फौरन मुनादी करवाओ और पूरे गांव को उन्हें पकाने के लिए बुलाओ। मरे हुओं को फेंक दो, पर जो भी जिंदा है, चाहे उन्हें कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उन सबको कोल्ड चेन स्टोर में डाल दो। झाओ चियांग हक्का बक्का रह गया। लेकिन अंकल, वो बीमार झींगे, वांगकाई के लोग उन्हें एक नजर में ही पहचान लेंगे और वैसे भी वो शहर पहुंचने तक जिंदा नहीं रहेंगे। लियू ग्वांगशेंग ने जोर का तमाचा झाओ चियांग के सिर के पीछे जड़ दिया और गुस्से में बोला, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? चेनमो की वो कोल्ड चेन मशीन बहुत काबिल है ना? तापमान को एकदम कम कर दे और उन्हें बर्फ की तरह जमा दे। एक बार वो जम गए तो उनकी बीमारी का पता नहीं चलेगा। जब वो शहर के गोदाम में पहुंचेंगे और चेकिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद अगर वो पिघलने पर मरे हुए भी मिले
या बीमार निकलें तो ये माना जाएगा कि ये सब रास्ते में हुआ है, या फिर उन्होंने इसे ठीक से नहीं रखा। इसका हमारे बाइशुई विलेज से क्या लेना देना? झाओ चियांग ने गहरी सांस ली। यह चाल तो ऐसी थी जैसे शू हाइचेंग को बेवकूफ बनाया जा रहा हो, लेकिन बर्बादी की कगार पर खड़े होकर उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। झाओ चियांग की आंखों में एक बेरहमी नजर आई। ठीक है, करते हैं। बा मैं अभी जाकर मशीन को सबसे तेज कर देता हूं ताकि वो फौरन जम जाए। इतना कहकर वो कोल्ड चेन स्टोर की तरफ दौड़ पड़ा। खुद को बचाने की एक बेतहाशा कोशिश बाइशुई विलेज में पागलपन की तरह चल रही थी। पूरे गांव के लोग तपती धूप में पागलों की तरह बदबूदार कीचड़ भरे गड्ढे से उन बहुत ज्यादा बीमार झींगों को निकाल रहे थे और फिर उन्हें आंख मूंद कर ठूंस रहे थे उस कोल्ड चेन ट्रक के डिब्बे में, जिसे झाओ चियांग ने जबरदस्ती बेहद ठंडे फ्रीजिंग मोड पर शुरू कर दिया था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चेनमो द्वारा छोड़े गए उस मुख्य कोल्ड चेन एल्गोरिदम का असली मकसद तापमान और ऑक्सीजन को काबू में रखना था, ताकि झींगे शांत अवस्था में जा सकें, न कि उन्हें बेरहमी से बर्फ बना दिया जाए। एल्गोरिदम के बिना वह खतरनाक कम तापमान और बीमार झींगों के शरीर के पहले से ही कमजोर अंग उन्हें बस तेजी से खत्म करने और सड़ाने का काम करेंगे। और उसी वक्त 15 किलोमीटर दूर दाहुआंग विलेज में मैं पेड़ की छांव में बैठा हुआ सुकून से ठंडी आम का पन्ना पी रहा था। मेरे सामने रखे कंट्रोल पैनल पर 42 डिग्री की भयानक गर्मी के बावजूद सारे आंकड़े बिल्कुल सही और स्थिर थे। पानी का वह खारापन अपने आप में कीटाणुओं को मारने में असरदार था। पनपने की कोशिश करने वाले वे खतरनाक बैक्टीरिया, इससे पहले कि वे अपनी तादाद बढ़ाते, सफाई सिस्टम ने उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया। पानी के नीचे वे सख्त खोल वाले बिल्कुल साफ और चमकदार झींगे बड़ी फुर्ती के साथ मेरे खास तौर पर तैयार किए गए चारे को खाने के लिए लड़ रहे थे। ली जियांगो पसीना पोंछते हुए अभी भी थोड़े परेशान थे। शाओ चेन बेटा, ये गर्मी तो जानलेवा होती जा रही है। सुना है पास वाले बाइशुई विलेज का पानी सड़ गया है। क्या हमारे यहाँ सच में सब ठीक है? मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा और गांव वालों से कहा कि आज रात जल्दी सो जाएं, अपनी पूरी ताकत बचाकर रखें। कल एक शानदार तमाशा देखने को मिलेगा। रात के 10 बजे वांग काई 5 भारी रेफ्रिजरेटेड ट्रक लेकर आए और सही समय पर बाइशुई विलेज के गांव के मुहाने पर रुक गए। लियू ग्वांगशेंग और झाओ चियांग अपने चेहरों पर चापलूसी भरी मुस्कान लिए उनका स्वागत करने के लिए आगे भाग गए। मिस्टर वांग, 20 टन माल स्टेशन के फ्रीजर में रखा हुआ है। सब कुछ बिल्कुल ताजा होने की गारंटी है। वांग काई अपनी गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे। उन्होंने बस लापरवाही से हाथ हिलाया। ट्रक लोड करो, क्योंकि ट्रक के रेफ्रिजरेटेड हिस्से का तापमान झाओ चियांग द्वारा 0 से 10 डिग्री नीचे रखा गया था, जो किसी बर्फ के घर की तरह जम गया था। वांग काई के आदमियों ने बस दरवाजा खोला और ऊपरी टोकरियों की जांच की। बाहर से वे झींगे वास्तव में पूरी तरह जमे हुए और सख्त लग रहे थे। उसमें कोई गैब्बा नहीं दिख रही थी। मिस्टर वांग सर, सब ठीक है। वांग काई की गाड़ी का शीशा धीरे से चचा। चलो शहर वापस चलो। उन 5 ट्रकों को रात के अंधेरे में गायब होते देख लियू ग्वांगशेंग और झाओ चियांग के पैर जवाब दे गए। वे वहीं जमीन पर ढेर हो गए। उनके कपड़े पसीने से पूरी तरह तर हो चुके थे। काम बन गया चाचा, हम एक बड़ी मुसीबत से बच गए। हालांकि उनके चेहरे की वह मुस्कान 6 घंटे भी नहीं टिक पाई। तक 4 बजे शहर में शू हाइचंग ग्रुप के सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर वांग काई मजदूरों को ट्रक के पिछले दरवाजे खोलने का निर्देश दे रहे थे। जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला गया, एक भयंकर बदबू जैसे किसी ज्वालामुखी की तरह एकदम से बाहर निकली। सबसे आगे खड़े 2 मजदूर उस जहरीली बदबू की चपेट में ऐसे आए कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वे उल्टियां करते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़े। वांग काई के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने अपना मुंह और नाक ढक लिया और अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए गाड़ी के डिब्बे की ओर दौड़ा। वहां उसने देखा कि वे 20 टन झींगे, जिन्हें सबसे बेहतरीन बताया जा रहा था, अत्यधिक कम तापमान से बाहर आने के महज 10 मिनट के भीतर ही पूरी तरह पिघलकर काले पानी वाले सड़े हुए मांस में बदल चुके थे। हर एक झींगे का गलफड़ा देखने में घिनौने और पूरी तरह से काला पड़ चुका था। यह भला कोई उच्च स्तर की खाद्य सामग्री थी? यह तो असल में पूरे 5 ट्रक भरा हुआ उच्च शक्ति वाला जैविक कचरा था। तभी ठीक उसी वक्त वांग काई का फोन खतरे की घंटी की तरह पागलों की तरह बजने लगा। स्क्रीन पर शू हाइचेंग का नाम दिखाई दे रहा था। वांग काई ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। फोन की दूसरी तरफ से शू हाइचेंग की बेहद सख्त और डरावनी आवाज आई। वांग काई, अगर इस माल में कोई दिक्कत हुई तो समझ लो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। मुझे अभी खबर मिली है कि प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग और मार्केट रेगुलेटरी विभाग के अधिकारी हमारे सेंटर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। वांग काई की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे से पसीना झरने की तरह बहने लगा। वह तेजी से पलटा और बाइशुई विलेज की तरफ देखा। उसकी आंखों में उसे सबक सिखाने का भयंकर गुस्सा भरा था। सुबह के 6 बजे थे। बाइशुई विलेज के गांव वाले अभी भी अमीर बनने के सपने देख रहे थे। तभी पंचायत घर के लोहे के गेट को एक जोरदार धमाके के साथ जबरदस्ती तोड़ दिया गया। एक काली रंग की बड़ी गाड़ी शिकारी शेर की तरह अहाते में घुस आई। उसकी तेज ब्रेक की आवाज ने गांव की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया।
लिu गुआंगशेंग लड़खड़ाते हुए अपने कपड़े संभालते हुए कमरे से बाहर भागा और झाओ चियांग भी अपनी नींद भरी आंखें मलने लगा। जब उन्होंने देखा कि आंगन में कौन खड़ा है तो कल रात की उनकी सारी उम्मीदें पल भर में मिट्टी में मिल गईं। वैंग खाई की आंखें गुस्से से लाल थीं। उनका कोट अब उतर चुका था और उनकी टाई ढीली होकर लटकी हुई थी। वे एक भूखे और खतरनाक भेड़िए की तरह लग रहे थे जो अपने सामने खड़े इन दोनों लोगों को घूर रहा था। मिस्टर वांग, आप यहाँ इतनी सुबह कैसे आ गए? क्या सारा सामान कल रात ही नहीं ले जाया गया था? वांग काई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ से इशारा किया और उनके पीछे खड़े हट्टे कट्टे आदमियों ने प्लास्टिक की 2 बड़ी टोकरियां उठाईं, लिu गुआंगशेंग के करीब गए और उन्हें सीधे जमीन पर पलट दिया। सैकड़ों सड़े हुए और बदबूदार झींगे जिनका रंग बीमारी की वजह से काला पड़ चुका था लिu गुआंगशेंग और झाओ चियांग के कदमों के पास बिखर गए। लिu गुआंगशेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने बीमारी वाले सड़े हुए झींगों को जमा दिया ताकि तुम चेयरमैन शू के पैसे हड़प सको? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के दरवाजे पर खड़ी हैं? चेयरमैन शू के नाम पर चलने वाले तीनों बड़े सुपरमार्केट आज सुबह ही आदेश देकर बंद करवा दिए गए हैं। मिस्टर वांग, यह कोई गलतफहमी है। यह वाकई एक बड़ी गलतफहमी है। जब हमने उन्हें गाड़ी में लादा था तब तो वे जिंदा थे। भाड़ में गई तुम्हारी गलतफहमी। वांग काई ने जोर से लात मारते हुए लिu गुआंगशेंग को नीचे गिरा दिया और अपने बैग से दस्तावेजों का एक मोटा बंडल निकाला और उसे गुस्से में लिu गुआंगशेंग के मुंह पर दे मारा। कागज जमीन पर चारों तरफ बिखर गए और उन पर लगी लाल सरकारी मुहर हर किसी को हैरान कर रही थी। मुझसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। 20 टन सामान, 20,000 किलो। हमने इसे $30 प्रति किलो की बढ़ी हुई कीमत पर खरीदा, जिसकी कुल कीमत $120,000 है। वांग काई बड़ी बेरुखी से उनकी तरफ देख रहा है। उसके बगल में खड़े सूट पहने वकील ने बिना किसी भाव के अपना चश्मा ठीक किया और एग्रीमेंट की शर्तें पढ़ना शुरू किया। दोनों पक्षों के बीच हुए एडिशनल एग्रीमेंट के अनुसार अगर बीमार या मरी हुई झींगे की संख्या सीमा से ज्यादा हुई तो यह बिजनेस एग्रीमेंट का गंभीर उल्लंघन और धोखाधड़ी मानी जाएगी। आपको पूरी रकम वापस करनी होगी और जुर्माना 10 गुना देना होगा, जो कि $1,20,00,000 है। इसके अलावा कंपनी की साख के नुकसान और कानूनी जुर्माने के तौर पर $30,00,000, कुल मिलाकर $1,50,00,000। इतनी बड़ी रकम सुनकर वहां जमा हुए गांव वाले सब एक साथ डर के मारे चीख पड़े। $1,50,00,000। झाओ चियांग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने एक फावड़ा उठा लिया। तू बकवास कर रहा है। क्या तुम लोग हमें लूट रहे हो? तुमने हमसे जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाया और झींगे तुम लोगों के सही से न रखने की वजह से मरे हैं, तो हम उसका हर्जाना क्यों दें? वांग काई ने ठहाका लगाया। मौत को दावत देने वाला बेवकूफ इंसान। पीछे खड़े बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़े और एक जोरदार लात से सीधे झाओ कियांग के हाथ से फावड़ा दूर फेंक दिया। उसके बाद घुटने से सीधे झाओ कियांग के पेट पर जोरदार वार किया। झाओ कियांग दर्द से चीख पड़ा और तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उल्टियां करने लगा। सुनो, हमने अदालत में संपत्ति को जब्त करने की अर्जी दी है। अब से तुम बाइशुई विलेज के सभी तालाब, स्टोरेज सेंटर्स और तुम्हारे नाम के सभी घरों को जब्त और फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर तुमने $1,50,00,000 नहीं चुकाए तो तुम सब सजा काटोगे और पूरा गांव सड़कों पर आ जाएगा। इस पल तक बाइशुई विलेज के लोगों ने सच्चाई को महसूस नहीं किया था। पूंजीवाद की क्रूरता कितनी बेरहम और ठंडी हो सकती है। शू हाईचेंग शुरुआत से ही जाल बिछा रहा था। यह कोई साझेदारी नहीं थी, बल्कि कानूनी तौर पर की गई एक लूट थी। वो कोल्ड चेन उपकरण और ये तालाब उनके द्वारा पहले ही बहुत बारीकी से प्लान कर लिए गए थे, और जिस इंसान ने गांव को बर्बादी की ओर धकेला वो चेनमो को बाहर निकालने वाले लालची लिu गुआंगशेंग और झाओ चियांग ही थे। गांव वाले पागल हो गए। वे वांग काई को छूने की हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए वे जमीन पर पड़े लिu गुआंगशेंग और झाओ चियांग पर टूट पड़े, उन्हें लात घूंसों से पीटने लगे और चीखने लगे कि वे उनके घर और खून पसीने की कमाई वापस कर दें। पूरा बाइशुई विलेज पल भर में नर्क बन गया। बाइशुई विलेज के इस मातम के विपरीत इस वक्त डाहवांग विलेज में खुशियों का माहौल था। मैं बंजर जमीन पर बने इको वाटर सिस्टम के पास खड़ा था और मजदूरों को देख रहा था जो अपनी पहली पकड़ की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही बड़ा जाल धीरे धीरे ऊपर खींचा गया, पानी की सतह पर रोशनी की एक लहर सी दौड़ गई। जाल पूरी तरह से भरा हुआ था, जिसमें लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी, कठोर और पारदर्शी शरीर वाली, धूप में चमकने वाली खूबसूरत क्रिस्टल प्रॉन मछलियां थीं। वे बहुत ही सेहतमंद थीं और जाल में बुरी तरह उछल रही थीं। मेरे बगल में शहर के टॉप कैटरिंग ग्रुप डिंग शीशुआन के परचेजिंग डायरेक्टर जूहोंग खड़े थे। वे सप्लाई चेन की दुनिया के मेरे पुराने जानकार थे, जो अपनी तेज नजर और सख्त मिजाज के लिए जाने जाते हैं। झोंग ने एक क्रिस्टल प्रॉन उठाया, उसके सफेद पारदर्शी पेट और साफ रेशों को देखा और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। चेनमो, तुम सच में बहुत बड़े जीनियस हो। खारे पानी वाली जमीन में झींगा पालना और इसके बावजूद
गोश्त की बनावट को इतना लाजवाब और बेहतरीन बनाना। इस झींगे में जरा सी भी मिट्टी की महक नहीं है। इसका गोश्त पक्का ही ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर से ज्यादा सख्त है। मिस्टर जो, बस देखते मत रहो, इसकी क्वालिटी चेक करो। जो होंग को किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सीधे कुछ झींगे उबलवा लिए, बिना किसी चटनी या मसाले के। उस चमकदार खोल को उतारकर उसने एक निवाला खाया। एक कुरकुरी आवाज आई। झींगे का गोश्त लचीला और सख्त था, जिसमें हल्की सी मिठास भी थी, जो मुंह में जाते ही अपना स्वाद छोड़ गई। लाजवाब क्वालिटी, सच में कमाल की क्वालिटी है। जो होंग की आंखें चमक उठीं और उसने जोर से मेरा हाथ थाम लिया। पुराने नियम के मुताबिक तुम्हारा सारा माल मैं खरीद लूंगा, अपनी कीमत बताओ। मैंने आराम से अपने हाथ पोंछे और 2 उंगलियां खड़ी की। मैंने पहले भी कहा था, यह चीज छोटे ढाबों के लिए नहीं है, बल्कि हाई क्लास लग्जरी के लिए है। $200 प्रति किलो। और हाँ, माल भेजने का खर्च आप खुद उठाएंगे। मेरा यह कोल्ड चेन सिस्टम सिर्फ माल पैक करने की गारंटी लेता है, झींगा कभी मरा हुआ नहीं निकलेगा। 200? जो होंग एकदम दंग रह गया। यह कीमत बाजार के आम झींगों के मुकाबले पूरे 10 गुना ज्यादा थी, लेकिन वह 3 सेकंड भी नहीं हिचकिचाया। मंजूर है। पहली बार में कितना माल निकलेगा? मुझे 10 टन चाहिए। पैसे मैं पहले दूंगा और माल बाद में। जू होंग ने पूरी मजबूती के साथ कहा। उसके जैसे इंसान के लिए जो प्रीमियम रेस्टोरेंट चलाता हो, सबसे हटकर मिलने वाली चीज ही उसके बिजनेस की असली ताकत होती है। ओल्ड विलेज चीफ ली जियांगवो बगल में खाएं सुन रहे थे। उनके पैर कांपने लगे और उन्हें दिल का दौरा पड़ने ही वाला था। 200 प्रति किलो, 10 टन, यानी ये $40 लाख हुए। और यह तो बस डाहुआंग विलेज का परीक्षण के लिए निकाला गया पहला उत्पादन है। डाहुआंग विलेज की यह शापित खारी खमीन सचमुच हमारे लिए सोने की खान बन गई है। और जब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने ही वाले थे, तभी डाहुआंग विलेज गांव के प्रवेश द्वार की ओर से लड़खड़ाते हुए कुछ लोग भागते हुए आए, जो पूरी तरह बदबूदार, कीचड़ और पानी में सने हुए थे। सबसे आगे बुरी तरह घायल और सूजे हुए चेहरे वाला, लगभग 10 साल बड़ा दिखने वाला लियू गुआंगशेंग था, और उसके साथ वो झाओ चियांग भी था, जिसका दांत ग्रामीणों ने तोड़ दिया था। वे अचानक ही वहां आए और धड़ाम से खारी खमीन की उस संरक्षक चादर के पास घुटनों के बल बैठ गए। चेनमो, मिस्टर चेन, बचाइए हमें, कृपया हमारे बाइशुई विलेज को बचा लीजिए। मैं उन्हें देख रहा हूं, वे कुत्ते की तरह हमीन पर पड़े हुए हैं। मेरी आंखों में उनके लिए कोई दया नहीं है, बस बर्फ जैसी एक ठंडी नफरत है। खेल अब अंततः उस मोह पर आ गया है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। लियू गुआंगशेंग और झाओ चियांग कीचड़ भरे पानी में घुटनों के बल बैठकर रेंगते हुए मेरे कदमों के पास आ गिरे। ब्रदर मो, मास्टर मो, शू हाइचेंग ने हमें बुरी तरह बर्बाद कर दिया। $1.5 करोड़ की बात है। अगर पूरा गांव खुद को बेच दे, तब भी हम इसे चुका नहीं पाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, हम एक ही गांव में साथ बह हुए हैं। उस रिश्ते के वास्ते अपने इन भाइयों की मदद कीजिए। लियू गुआंगशेंग रोते रोते अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था और पागलों की तरह खुद को थप्पड़ मार रहा था। हर थप्पड़ की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शाओ चेन, तुम्हारे चाचा की मती मारी गई थी। हमारी सोच छोटी थी। तुम उन कोल्ड चेन मशीनों को सबसे अच्छे से जानते हो। और मारी टू, तुम बॉस शू को बताओ ना कि झींगे इसलिए खराब हुए क्योंकि मशीनें खराब थीं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? और जॉनस खामेन बीट्री, अगर तुम गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ, तो गांव वाली वे सारी मशीनें और वह कई 100 एकड़ का तालाब सब तुम्हें वापस कर देंगे। मैं अपनी ऊंची हैसियत से उन दोनों को नीचे बेसहारा आवारा कुत्तों की तरह देख रहा था। मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि मुझे तो बस उन पर किसी सस्ते मस्खरे की तरह दया आ रही थी। मुझे वापस कर दोगे? डायरेक्टर लियू ऑलवी, क्या आप भूल गए कि वह पूरा कोल्ड चेन स्टेशन असली में मैंने ही $20 लाख लगाकर बनवाया था? आपने उसे मुझसे छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और अब मेरी ही चीजों से मुझसे सौदेबाजी कर रहे हैं। मैं एक तरफ हट गया ताकि उन्हें मेरे पीछे अभी अभी जाल से निकाले हुए 10 टन क्रिस्टल झींगे दिख सकें। धूप में चमकते हुए वे बड़े बड़े साफ और पारदर्शी क्रिस्टल झींगे जाल के अंदर छटपटा रहे थे और एकदम ताजे लग रहे थे। लियू गुआंगशेंग और झाओ चियांग उन झींगों को देख रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साधारण झींगे पालने में बिता दी थी। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि कोई इतनी बेहतरीन किस्म भी हो सकती है। मैं आपको मिलवा दूं, ये शहर के डिंग शीशुआन के परचेजिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर जो। झींगों का यह पूरा स्टॉक मिस्टर जो ने खरीद लिया है। अंदाजा लगाइए कि इसकी क्या कीमत होगी। लियू गुआंगशेंग ने घबराकर अपना थूक गीला किया और डरते हुए एक नंबर का इशारा किया। 50। जो होंग बगल में ही हंस पड़े और अपना सिर हिलाया। ब्रदर चेन का जो हुनर है, $50 में तो तुम्हें एक झींगे का छिलका भी नहीं मिलेगा। $200 प्रति किलो के हिसाब से, वो भी एडवांस पेमेंट पर। इन 10 टन के लिए $40 लाख का कैश मैंने डाहुआंग विलेज के खाते में पहले ही भेज दिया है। 200। यह आंकड़ा सुनते ही लियू गुआंगशेंग को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वह कीचड़ में ढहकर गिर पड़ा
उसकी आंखें सूनी पड़ गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। झाओ चियांग के मुंह से तो एक ऐसी चीख निकली जैसे कोई घायल जानवर हो। उसने अपने हाथों से बाल पकड़ लिए और उसके नाखून खोपड़ी में गड़ने लगे। अब दर्द महसूस हो रहा है। मैं नीचे झुका और लियू गुआंगशेंग की उन पछतावे से भरी आंखों में देखते हुए साफ साफ शब्दों में उनका असली चेहरा सबके सामने लाने लगा। क्या तुम दोनों को सच में लगता था कि जो $30 प्रति किलो वाला खास चारा मैंने मंगवाया था वह पैसे हड़पने के लिए था? वह शुद्ध माइक्रो इकोलॉजिकल एंटीबैक्टीरियल एंजाइम था जो पानी में मौजूद अमोनिया नाइट्रोजन जहर को खत्म करने के लिए बनाया गया था। तुमने उसे कुछ ही पैसों के सस्ते चारे से बदल दिया जो पानी में जहर डालने जैसा ही था। क्या तुम्हें सच में लगता था कि कोल्ड चेन सिर्फ एक बड़ा फ्रीजर है? वह एक जिंदा जीवों के लिए रहने वाला चैम्बर है जिसे एक सिस्टम के जरिए ऑक्सीजन और तापमान को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तुमने पानी के फिल्टर हटा दिए, तापमान को सबसे कम कर दिया और बीमार झींगों को जमने के लिए छोड़ दिया। यह उनके सड़ने की रफ्तार को और भी बढ़ा रहा है। मेरी आवाज धीमी थी पर वह हथौड़े की तरह सीधी चोट कर रही थी जिसने उनकी बची खुची हिम्मत को भी चूर चूर कर दिया। तुम्हारा यह ओवर स्मार्ट बनकर पैसे बचाना पूरे गांव की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। शू हाईचंग ने जाल तो अच्छा बिछाया था पर अगर तुम खुद इतने लालची न होते और खुद उसमें जाकर न फंसते तो वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जाओ चेन, मिस्टर चेन, हमसे गलती हो गई। हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। तुम अभी इतना पैसा कमा रहे हो कि $40 लाख भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो क्या तुम हमें $1,50,00,000 उधार दे सकते हो? इसे समझो कि बाइशुई विलेज ने तुमसे कर्ज लिया है। भविष्य में हम जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। मैंने बिना किसी दया के उसे लात मारकर दूर कर दिया। लियू गुआंगशेंग, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो। क्या तुम्हारी गुलामी की कीमत $1,50,00,000 है? चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? अगले जन्म में सोचना। वापस जाओ और बाइशुई विलेज के लोगों को बता दो कि चुपचाप कोर्ट के सील होने का इंतजार करें। जब तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारी संपत्ति की नीलामी होगी तब मैं सबसे कम बोली लगाकर बाइशुई विलेज के कोल्ड चेन बेस और तालाबों को कानूनी रूप से खरीद लूंगा। रही बात उस कर्ज की जो तुम शू हाईचंग को कभी नहीं चुका पाओगे, तो तुम उस समय मेरी फैक्ट्री में मजदूरी की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हो ताकि अपनी बाकी की जिंदगी पसीने बहाकर धीरे धीरे वो कर्ज उतार सको। इतना कहकर मैंने उन दो बेकार इंसानों की तरफ एक बार भी नहीं देखा और कंट्रोल टावर की ओर मुड़ गया। पीछे कीचड़ से झाओ चियांग के टूटने की आवाज सुनाई दी और लियू गुआंगशेंग के बुरी तरह रोने की आवाज गूंज उठी। उसी रात राजधानी में शू हाईचंग ग्रुप के हेडक्वार्टर की सबसे ऊंची मंजिल पर एक आलीशान बॉस की कुर्सी पर एक दुबला पतला आदमी बैठा था जिसकी नजरें एक चील की तरह तेज थीं। वही था पूरे राज्य के 70% ताजे खाद्य बाजारों पर कब्जा रखने वाला सी फूड का बड़ा खिलाड़ी शू हाईचंग। अंकाय अपना सिर झुकाए हुए ऑफिस की मेज के सामने डर के मारे कांपते हुए खड़ा है और वह सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तुम्हारा मतलब है कि डिंग शी शुआन के जोउ होंग ने मना कर दिया उन महंगे ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर्स को लेने से जो हम बेच रहे थे, और फिर डाहुआंग विलेज नाम की एक बंजर जमीन पर चला गया जहां से उसने 10 टन मामूली और गुमनाम लॉबस्टर्स मंगवाए हैं। हाँ जी हाँ चेयरमैन। वांग काई ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा। मैंने पूछताछ की है। उस डाहुआंग विलेज के पीछे जो मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ है वह वही चेन मो है जिसे पहले बाइशुई विलेज ने निकाल दिया था। उसने क्रिस्टल झींगा नाम की कोई चीज पाली है जिसे वह $200 प्रति किलो की ऊंची कीमत पर बेच रहा है। शू हाईचंग अचानक रुक गया और गिलास की रेड वाइन में हलचल सी हुई। $200 प्रति किलो, और वह भी बंजर जमीन पर पाले जा रहे हैं। शू हाईचंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उनकी बिजनेस की तेज समझ ने उन्हें तुरंत यह एहसास करा दिया कि इसके पीछे बहुत बड़ी संभावनाएं छिपी हैं। दिलचस्प है। बाइशुई विलेज की उस थोड़ी बहुत संपत्ति को अभी के अभी जब्त कर लो, उन्हें बर्बाद कर दो, और उसके बाद जाकर पता करो इस चेन मो के कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट का रास्ता क्या है। अगर यह लड़का बड़े स्तर का खेल खेलना चाहता है तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा कि इस इलाके में नियम बनाने वाला असली बॉस कौन है। शू हाईचंग ने गुस्से में वाइन का गिलास मेज पर दे मारा। कांच चकनाचूर हो गया और सुर्ख लाल वाइन जमीन पर बिखर गई। अगर शू हाईचंग को पूरे शहर में किसी को खत्म करना हो तो उनके लिए एक इशारा ही काफी होता है। 3 दिनों के बाद वही दिन है जब डाहुआंग विलेज को डिंग शी शुआन को 10 टन क्रिस्टल प्रॉन की डिलीवरी देनी है। प्रांतीय राजधानी जाने वाले मुख्य मार्ग पर 3 काले रंग की रेंज रोवर खड़ी हैं। वांग काय कार के दरवाजे पर सहारा लिए खड़ा है, हाथ में बेसबॉल का डंडा लिए और अपनी तीखी नजरों से दूर क्षितिज की ओर देख रहा है। 1 दर्जन तगड़े और हट्टे कट्टे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं जिन्होंने पूरे रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है। एक गुर्गा आगे आया। मिस्टर वांग, मिस्टर शू ने कहा है कि आज डाहुआंग विलेज का एक भी झींगा शहर के अंदर नहीं जाना चाहिए। वांग काय ने सिगरेट हाथ में ली और ठहाका मारकर बोला, बिल्कुल। हमारे इलाके में फ्रेश फूड का बिजनेस करना और चेयरमैन सू को दरकिनार करने की सोचना
चेनमो को फार्मिंग की थोड़ी तकनीक क्या मिल गई? उसे लगा कि वह आसमान छू लेगा। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा कि लॉजिस्टिक्स का यह रास्ता कितना खतरनाक है। बात करते करते ही दूर सड़क पर धूल का गुबार उठा। 3 रेफ्रिजरेटेड ट्रक जिन पर दाहवांग विलेज इको एग्रीकल्चर लिखा था, बड़े इत्मीनान से इसी तरफ बढ़ रहे थे। आ गए, इन्हें रोको। वांग काई के हुक्म पर कई गाड़ियों ने अचानक तेजी से रास्ता काटा। टायरों के घिसने की तीखी आवाज के साथ उन्होंने जबरदस्ती उन तीनों रेफ्रिजरेटेड ट्रकों को सड़क के बीचों बीच रोक दिया। ट्रक ड्राइवर दाहवांग विलेज गांव का एक 50 साल का बुजुर्ग था, जो डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया और नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया। वांग काई ने हाथ में बेसबॉल बैट थामी और शान से उनकी तरफ बढ़ा। तभी एक जोरदार आवाज के साथ उसने सामने वाले कांच पर हमला किया। कांच मकड़ी के जाले की तरह पूरी तरह बिखर गया। बाहर निकल, रूटीन चेकअप चल रहा है। मुझे शक है कि तुम्हारी गाड़ी में बीमार झींगे ले जाए जा रहे हैं। कांपते हुए ड्राइवर को बाहर खींच लिया गया। वांग काई ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो सीधा ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा और इशारा किया। दरवाजा तोड़ दो। मिस्टर शू ने कहा है, अगर इसमें झींगे मिले तो गाड़ी और माल दोनों को बर्बाद कर दो और इसका पूरा हर्जाना बाइशुई विलेज के सिर मर दो। कुछ गुंडे तुरंत लोहे की रॉड लेकर आगे बढ़े। चरचराहट के साथ धातु के आपस में रगड़ने की कुछ कांचवी आवाहों के बाद उस कोल्ड स्टोरेज कंटेनर का भारी दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया गया और भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। कंटेनर के अंदर बिल्कुल सलीके से रखे हुए थे नीले रंग के 100 से भी ज्यादा मछली ढोने वाले ड्रम। $200 किलो वाले झींगे, है ना? आज ये सब घटिया खींचा में मिल जाएंगे। वांग काई की आंखों में एक क्रूर खुशी चमक रही थी। वह कूदकर कंटेनर के अंदर छछा, बेसबॉल बैट को घुमाया और सामने वाले एक नीले ड्रम को निशाना बनाते हुए वोर से प्रहार किया। प्लास्टिक का ड्रम चकनाचूर हो गया और अंदर से पानी झरने की तरह बाहर बहने लगा, जिससे वांग काई पूरा भीग गया। वहां कोई झींगे नहीं थे, उनका एक अंश भी नहीं। जमीन पर बह रहा था तो बस वो कछुआ और गंदा पीले भूरे रंग का मिट्टी वाला पानी। वांग काई एकदम हैरान रह गया। उसने अपने चेहरे से कीचड़ वाला पानी पोंछा और पागलों की तरह बाकी बाल्टियों की ओर झपटा। उसने एक एक करके 10 से ज्यादा बाल्टियां खोल डाली, पर सब में वही बंजर जमीन का गंदा पानी भरा हुआ था। वांग काई ने झपट्टा मारकर उस डर से कांप रहे ड्राइवर को पकड़ लिया। वह गुस्से से लाल होकर चिल्लाया, दाहुआंग विलेज के झींगे, प्रॉन्स कहाँ हैं? चेनमो ने माल कहाँ छिपाया है? ड्राइवर हकलाते हुए बोला, मिस्टर चेन ने कहा था कि हमें आज ये बेकार पानी लेकर जाना है। शहर के केमिकल प्लांट में साफ होने के लिए झींगे ले जाने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। जैसे ही वांग काई का शरीर सुन्न पड़ गया और उसे एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, तभी उसकी जेब में फोन बजा। वह शू हाइचंग का फोन था। जैसे ही फोन उठाया, शू हाइचंग की वह खतरनाक दहाड़ गूंजी जिसने वांग काई के कान के पर्दे फाड़ दिए। वांग काई, क्या तुम अंधे हो गए हो? चेनमो के 10 टन झींगे आधे घंटे पहले ही बिल्कुल ताजा और जिंदा हालत में डिंग शीशुआन के किचन में पहुंच चुके हैं। जो होंग, वो चालाक आदमी, अब चखने के समारोह की तैयारी कर रहा है। पूरे प्रदेश के बड़े रईसों और रसूखदारों के बीच खलबली मच गई है। तुम्हारे लोग आखिर क्या कर रहे थे? वांग काई को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। यह नामुमकिन है। पूरे प्रदेश के कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स बेड़े और हाईवे टोल नाकों पर हमारे खबरी मौजूद थे। वो अगर चाहे भी तो वहां इतनी जल्दी उड़कर नहीं जा सकता। वह उड़कर नहीं गया, वह तो हाई स्पीड ट्रेन की फ्रेश कार्गो स्पेशल लाइन से गया है। शू हाइचेंग ने फोन की दूसरी तरफ गुस्से में कोई चीज तोड़ दी और गुस्से से पागल होकर चिल्लाया, हाई स्पीड रेल फ्रेश डिलीवरी स्पेशलिटी। ये शब्द किसी बड़े हथौड़े की तरह थे जो वांग काई के सिर पर जोर से लगे। बिल्कुल इसी बड़े गुस्से बड़े नाम लोघान से समय प्रांतीय राजधानी के साउथ हाई स्पीड रेल स्टेशन के माल ढलाई प्लेटफॉर्म पर मैं एक साधारण सफेद शर्ट पहने खड़ा था और मजदूरों को देख रहा था जो क्रिस्टल प्रॉन्स क्रिस्टल झींगा से भरे इंसुलेटेड एरोनॉटिक बॉक्स का आखिरी बैच हाई स्पीड रेल के मालवाहक डिब्बे से उतार रहे थे और उन्हें बड़ी सावधानी से डिंग शीशुआन के कोल्ड चेन डिलीवरी वाहन में डाल रहे थे। जो होंग मेरे पास खड़े थे, पारदर्शी बॉक्स के अंदर उछलते हुए उन बेहतरीन झींगों को देख रहे थे। वो इतने उत्साहित थे कि उनका चेहरा लाल हो गया था। मेरे भाई, तेरी ये चाल तो बहुत ही जबरदस्त निकली। वो बूढ़ा शू हाइचेंग सोचता था कि सड़कों और माल ढुलाई स्टेशनों पर कब्जा करके वो तुम्हें अपने बस में कर लेगा, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम रेलवे विभाग की एक्सप्रेस फ्रेश सप्लाई लाइन का इंतजाम कर लोगे। जो होंग ने मेरी तरफ थम्स अप किया। मैंने अपनी आस्तीन की धूल झाड़ी और शांति से कहा, शू हाइचेंग खुद को यहाँ का राजा समझता है। उसकी सोच सिर्फ रास्ते रोकने और गुंडागर्दी करने तक ही सीमित है। उसे रत्ती भर भी समझ नहीं है कि मॉडर्न लॉजिस्टिक्स नेटवर्क क्या होता है। जब मैं एक ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी में सप्लाई चेन आर्किटेक्ट था, तब मैंने ही पूरे देश में फैले हाई स्पीड रेल और एयर कोल्ड चेन नेटवर्क को बनाने में मदद की थी। अगर मुनाफे की गुंजाइश काफी है तो $200 किलो के ये क्रिस्टल प्रॉन्स इतने शिपिंग खर्च का बोझ आसानी से उठा सकते हैं। मैं कभी भी सबसे ऊंचे दर्जे के लॉजिस्टिक साधनों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। शू हाइचेंग अपनी चंद बेकार गाड़ियों और कुछ गुंडों के साथ
देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट पावर को रोकना चाहता है। यह तो ऐसा है जैसे चींटी पहाड़ से टकराने की कोशिश कर रही हो। मिस्टर जो, सामान सुरक्षित पहुंच गया है। आगे का बाजार का माहौल कैसा होगा, अब यह सब डिंग शीशुआन पर निर्भर है। चिंता मत कीजिए, आज रात के बाद पूरे प्रांत के बड़े बड़े खाने के शौकीन यह जान जाएंगे कि ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और किंग क्रैब के अलावा एक और शानदार चीज है जिसे डाहवांग विलेज क्रिस्टल प्रॉन कहते हैं। शू हाइचेंग के हाथ में जो हाई एंड सी फूड का कोटा है वह अब जल्द ही कम होने वाला है। मैंने अपना सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि तभी मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। वह अदालत से आई नीलामी की एक सार्वजनिक मैसेज सूचना थी। क्योंकि वह शू हाइचेंग ग्रुप को $1,50,00,000 का हर्जाना नहीं दे पाया, इसलिए बाइशुई विलेज की सभी संपत्तियां, जिसमें मेरे निवेश से बनाया गया लाइव ऑक्सीजन कोल्ड चेन स्टेशन भी शामिल था, और साथ ही 800 एकड़ के तालाब का हक अब कानूनी रूप से नीलामी की प्रक्रिया में आ गए हैं। बेस प्राइस $20 लाख है, जो कि ठीक उतना ही है जितना पैसा मैंने शुरू में लगाया था। मैं मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था, मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। शू हाइचेंग, तूने बाइशुई विलेज को हथियाने की कोशिश की ताकि तू मेरे लौटने के रास्ते बंद कर सके, लेकिन अब तेरा सब कुछ छीनने की मेरी बारी है। मैंने ली जियांगवो को फोन लगाया। अंकल ली, क्या बैंक में पैसों का इंतजाम हो गया है? कल ढंग के कपड़े पहन लेना और मेरे साथ शहर की अदालत चलना। हम बाइशुई विलेज को कानूनी रूप से खरीदने जा रहे हैं। ठीक है शाओचिन, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। फोन काटकर मैंने अपना सिर उठाया और शहर के उस धुंधले आसमान की ओर देखा। मेरी नजरों में एक अलग ही तेजी थी। कारोबार की यह जंग तो अभी शुरू हुई है शू हाइचेंग, यह तो बस एक शुरुआत है। शहर का नीलामी हॉल नंबर 3 एसी पूरी रफ्तार पर चल रहा था, लेकिन पिछली सीट पर बैठे हुए लियू ग्वांगशंग और जाओ चियांग पसीने से लथपथ थे और ऐसे कांप रहे थे जैसे पतझड़ की हवा में सूखे पत्ते कांपते हैं। महज कुछ ही दिनों में ये दो आदमी, जो कभी बाइशुई विलेज में अपनी ताकत का रौब जमाते थे, आज उनके बाल सफेद हो चुके हैं, उनकी आंखें अंदर धंसी हुई हैं, जैसे कि वे कोई चलती फिरती लाश हों। उनकी सारी उम्मीदें आज की संपत्ति की नीलामी पर टिकी हुई थीं। अगर बाइशुई विलेज के 800 एकड़ के तालाब और कोल्ड स्टोरेज सेंटर की अच्छी बोली लग गई, जैसे कि $1 करोड़, तो शू हाइचेंग को जो हर्जाना उन्हें देना है वह आधे से ज्यादा कम हो जाएगा। जब तक उन्हें पूरी तरह बर्बाद न कर दिया जाए, वे अपनी बाकी जिंदगी कचरा उठाकर बिताने को तैयार थे, लेकिन यह स्थिति उन पर हमेशा लटकती जेल की तलवार से बेहतर थी। तभी नीलामी हॉल का भारी दरवाजा खुला। शू हाइचेंग काले कपड़ों में, बाउंसर्स और सूट पहने वकीलों से घिरा हुआ किसी राज्य का दौरा करने वाले राजा की तरह अंदर आया। उसने ठंडी निगाहों से कोने में दुबके लियू ग्वांगशेंग और झाओ चियांग को देखा। उसकी आंखों में उन्हें लेकर ऐसी हिकारत थी जैसे वह किसी मामूली कीड़े को देख रहा हो जिसे जब चाहे कुचला जा सके। जब वह आगे की वीआईपी सीट पर बैठने ही वाला था, तभी उसकी नजर ठहर गई। उसके पास वाली सीट पर मैं पहले से ही शान से बैठा हुआ था और मेरे पास नए कपड़े पहने लेकिन फिर भी बेचैन दिखने वाले गांव के बुजुर्ग मुखिया डाहवांग विलेज यानी ली जियांगवो बैठे थे। शू हाइचेंग रुक गया और घमंड से मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने मुझे चिढ़ाते हुए अपनी तिरछी मुस्कान दी। तुम ही चेनमो हो? थोड़ी सी चालाकी दिखाकर हाई स्पीड रेल लाइन का सहारा क्या लिया? तुम तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे। नौजवान, मछली व्यापार का यह खेल सिर्फ $40 लाख कमा लेने से तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। मैं अपनी जगह से खड़ा भी नहीं हुआ। मैंने बस धीरे से अपना सिर घुमाया और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए उस शख्स की तरफ देखने लगा जिसने पूरे राज्य के 70% मछली कारोबार पर कब्जा कर रखा था। चेयरमैन शू बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी वाकई गहरा है, इसीलिए यह डूबने के लिए आसान है उन लोगों के लिए जो खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हैं। चेयरमैन शू आज यहाँ जाल बिछाने आए हैं ताकि वह बाइशुई विलेज की संपत्ति को कम कीमत में हड़प सकें, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? आज का यह सौदा $20 लाख की शुरुआती कीमत पर है और इसे मैं शू हाइचेंग ही हासिल करूंगा। पूरे शहर में देखता हूं किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने बोली लगाए। तेरे पास जो मामूली $40 लाख पड़े हैं उन्हें संभाल कर रख। कहीं ऐसा न हो कि तू अपनी डाहवांग विलेज की आखिरी जमा पूंजी भी लुटा बैठे। तो फिर देख लेते हैं। मैंने शांति से अपनी नजरें हटा ली और उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। सुबह के 10 बजे हथौड़े की आवाज गूंजी। नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। अब जिसकी नीलामी होने जा रही है वह बाइशुई विलेज समूह के तहत आने वाला 800 एकड़ का मछली पालन तालाब है और इसके साथ ही 2000 वर्ग मीटर में फैला एक कोल्ड स्टोरेज बेस भी है। चूंकि यह संपत्ति कर्ज की वजह से जब्त की गई है, इसीलिए इसकी कानूनी नीलामी की जा रही है। शुरुआती कीमत $20 लाख है और हर अगली बोली कम से कम $1 लाख ज्यादा होनी चाहिए। नीलाम करने वाले की बुलंद आवाज हॉल में गूंज रही थी। पिछली कतार में बैठे लियू ग्वांगशंग ने अपने दोनों हाथों से सामने वाली कुर्सी को मजबूती से जकड़ रखा था। तनाव के कारण उनके नाखून कुर्सी में गड़ रहे थे और वह घबराते हुए बुदबुदा रहे थे। ऊंची बोली लगाओ प्लीज, कोई तो ऊंची बोली लगाओ। वांग खाई शू हाइचेंग के पास बैठा है। उसने तो अपना साइन बोर्ड तक नहीं उठाया। उसने बस बड़े आराम से शुरुआती बोली लगाई। $20 लाख। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वहां जो व्यापारी सिर्फ तमाशा देखने आए थे
जैसे ही उन्होंने देखा कि बोली शू हाईचंग के आदमी ने लगाई है, वे सब नजरें चुराने लगे और अपना मन मारकर किसी डरपोक की तरह चुप हो गए। आखिर एक टूटे फूटे गांव के लिए इस शहर के बड़े गुंडे से कौन दुश्मनी मोल लेगा। नीलामी करने वाले ने गिनती शुरू की। 20 लाख एक बार। लियू गुआंगशेंग और झाओ चियांग का दिल एक पल में बैठ गया और वे बेबसी से सिसकने लगे। 20 लाख, इसका मतलब था कि उन पर अब भी 1,30,00,000 का भारी कर्ज रहेगा, जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी एक शांत और गंभीर आवाज पहली लाइन से सुनाई दी, 21 लाख डॉलर। हॉल में मौजूद सबकी नजरें अचानक मुझ पर टिक गईं। मैंने धीरे से अपने हाथ का नंबर बोर्ड नीचे रखा। बिना किसी भाव के शू हाईचंग के माथे पर बल पड़ गए और वो मुड़कर मुझे घूरने लगा। वांग काय तो आग बबूला हो गया और मेरी तरफ इशारा करके चिल्लाया, चेन, तुम जानबूझकर बीच में टांग अड़ा रहे हो क्या? तेरी इतनी औकात कि तू मिस्टर शू के सामने खड़ा होगा? कानूनी नीलामी में जिसकी बोली सबसे ऊंची, जीत उसी की होती है। मिस्टर वांग, आपकी बातें कोर्ट के नियमों का अपमान कर रही हैं। शू हाईचंग ने गुस्से में आवाज निकाली और वांग काय को इशारा किया। उसने मुझे अपने पैसों के दम पर कुचलने का फैसला कर लिया था। वांग काय, सीधे कीमत बढ़ाओ। 30 लाख डॉलर। 31 लाख डॉलर। 40 लाख डॉलर। 41 लाख डॉलर। कीमत तेजी से बढ़ती जा रही थी। पीछे की सीट पर बैठे लियू गुआंगशेंग और झाओ चियांग, उनकी आंखों में लालच की एक नई उम्मीद जग उठी थी। हाँ, बस इसी तरह उसे उलझाए रखो। बेहतर होगा कि बोली 1 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाए। जब बेहद गुस्से में वांग काय ने 49 लाख डॉलर की बोली लगाई, तब तक मेरे पास जो रकम बची थी वह असल में काफी नहीं थी। शू हाईचंग मेरी हालत समझ गया था। वह हंसा और उसने खुद अपना बोर्ड उठाया। 50 लाख डॉलर। चेन मो, क्या तुम उस गोल्ड चेन को बचाना नहीं चाहते जिसे तुमने खुद बनाया था? हिम्मत है तो कीमत और बढ़ाओ। आज मैं अपने पैसों से तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया, उस घमंडी शू हाईचंग की तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। मैंने अपने हाथ में पकड़ा नंबर बोर्ड नीचे रख दिया, अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। मेरी आवाज धीमी थी, मगर नीलामी के पूरे कमरे में साफ सुनाई दी। चेयरमैन शू तो सचमुच बहुत रईस हैं, मगर भुगतान करने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। क्या आपकी लीगल टीम ने आज सुबह पर्यावरण विभाग का आंतरिक नोटिस देखा है? शू हाईचंग सन्न रह गया। उसके पीछे खड़े मुख्य वकील का चेहरा फक पड़ गया। उसने तुरंत फोन निकालकर पागलों की तरह पेज रिफ्रेश करना शुरू कर दिया। वांग काय गुस्से में चिल्लाया, चेन मो, यहां पर यह नाटक करना बंद करो। बाइशुई विलेज ने उत्पादन बढ़ाने के लिए नियमों के खिलाफ जाकर बेहद घटिया केमिकल कचरे का चारे के रूप में इस्तेमाल किया। ऊपर से बड़े पैमाने पर फैली ब्लैक गिल बीमारी के कारण बीती रात ही पर्यावरण विभाग की जांच रिपोर्ट सामने आई है। उन 800 एकड़ तालाबों की मिट्टी में अमोनिया और भारी धातुओं की मात्रा बहुत अधिक है। उन्हें गंभीर रूप से प्रदूषित घोषित कर दिया गया है और जहां से पानी आता है, मेरी बातें एक धमाके की तरह पूरे हॉल में गूंज उठीं। मैंने शू हाईचंग के उतरते हुए चेहरे को देखा। पर्यावरण के नए नियमों के अनुसार उन 800 एकड़ तालाबों को साफ करना अब अनिवार्य है। जब तक वे साफ नहीं हो जाते, वहां खेती जैसा कोई काम नहीं हो सकेगा। और इस सफाई का जो खर्च है, उसका अनुमान 80 लाख से 1 करोड़ डॉलर के बीच है और यह पूरी रकम नया मालिक ही देगा। मेरी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। इसका मतलब यह है कि चेयरमैन शू ने जो 50 लाख डॉलर में खरीदा है, वह कोई खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसा दलदल है जहां उन्हें 1 करोड़ डॉलर और लुटाने होंगे। मुबारक हो चेयरमैन शू। बकवास बंद करो। उसके पीछे खड़े वकील ने पसीने से लथपथ होकर फोन की स्क्रीन उसके सामने कर दी। उस पर साफ तौर पर पर्यावरण विभाग द्वारा अभी अभी जारी किया गया आधिकारिक नोटिस था। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने कहा था। शू हाईचंग के शरीर का खून एक पल में ठंडा पड़ गया। अगर उसने यह जमीन खरीदी तो न केवल उसे 50 लाख डॉलर देने होंगे, बल्कि ऊपर से 1 करोड़ डॉलर का सुधार शुल्क भी भरना पड़ेगा। और वह ब्रीडिंग बेस, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, शायद अगले कुछ सालों तक इस्तेमाल ही नहीं किया जा पाएगा। यह तो एक बड़ा गड्ढा साबित होने वाला है। स्टेज पर मौजूद नीलामी करने वाला भी इस अचानक आए बदलाव से हक्का बक्का रह गया और उसने प्रक्रिया के अनुसार गिनती शुरू की। 50 लाख डॉलर 1, 50 लाख डॉलर 2। शू हाईचंग का वकील घबराहट में चिल्ला उठा, रुको, यह संपत्ति के बारे में बड़ी जानकारी छुपाने का मामला है। हम अपनी बोली वापस लेते हैं। कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग के बाद पर्यावरण के नोटिस को ध्यान में रखते हुए शू हाईचंग को अपनी 50 लाख की गुस्से वाली बोली वापस लेने की अनुमति दे दी। अब पूरी हॉल में किसी ने बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। भला कौन लेना चाहेगा ऐसी जगह जहां 1 करोड़ डॉलर का नुकसान हो। पिछली सीट पर बैठे लियू गुआंगशेंग और झाओ चियांग पूरी तरह टूट चुके थे। वे हताशा में फूट फूट कर रोने लगे। इसका मतलब यह था कि उनकी संपत्ति की अब कोई कीमत नहीं बची, बल्कि वह तो एक बोझ बन गई थी। वे अपनी 20 लाख डॉलर की साख भी खोने वाले थे। जैसे ही जज नीलामी को रद्द करने की घोषणा करने ही वाले थे, मैंने फिर से अपना नंबर बोर्ड उठा दिया। जब इसे कोई नहीं चाहता तो मैं 20 लाख डॉलर की बेस प्राइस देता हूं। सब हैरान रह गए। ली जियांगो तो इतना डर गए कि उन्होंने मेरी आस्तीन पकड़ ली। सियाओ चेन, क्या तुम पागल हो गए हो?
वह एक खतरनाक गड्ढा है। तुम्हें $1 करोड़ का नुकसान होगा। शू हाइचेंग मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई पागल हूं, और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। चेन मो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बेकार जमीन के लिए $20 लाख दे रहे हो और ऊपर से $1 करोड़ और लुटाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज मैं अपनी आंखों से तुम्हें बर्बाद होते हुए देखूंगा। $20 लाख, 1, 2, 3। यह बिका। हथौड़ा जोर से नीचे गिरा। मैं उठा, अपना सूट ठीक किया और सीधा शू हाइचेंग के पास चला गया। जब उसने मुझे बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखा तो मैंने उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में एक बात कही जो सिर्फ हम दोनों ही सुन सकते थे। चेयरमैन शू, क्या तुम भूल गए कि मैं डाहुआंग विलेज में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करता हूं? शू हाइचेंग के चेहरे की वह हंसी अचानक गायब हो गई। माइक्रो इकोलॉजिकल सर्कुलेशन, डिकम्पोजिशन तकनीक। जिस जहरीली मिट्टी को साफ करने में दूसरों को सालों लग जाते और $1 करोड़ खर्च करने पड़ते, मेरा सिस्टम वहां लगाकर सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही सारे जहर को मछलियों और कीड़ों के पोषण में बदल सकता है। न सिर्फ मेरा एक पैसा खर्च नहीं होगा, बल्कि यह 800 एकड़ जमीन कुछ ही महीनों में मेरी दूसरी बड़ी किस्म के झींगों के लिए एक बहुत बड़ा हैचरी बन जाएगी। इसके लिए मुझे चेयरमैन जू का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने मेरी राह छोड़ दी और बहुत ही सस्ते दाम में मुझे अपना कारोबार बढ़ाने का मौका दिया। शू हाइचेंग ने गहरी सांस ली। उसके कदम डगमगा गए। अगर वांग काई ने उसे संभाला न होता तो वह लगभग कुर्सी पर गिर ही पड़ा होता। उसे अपने पूंजी निवेश के कौशल पर बहुत गर्व था, पर इस तकनीक को समझने वाले नौजवान के सामने उसे एक कठपुतली की तरह नचाया गया था। शू हाइचेंग की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। चेनमो, तेरा वक्त अब खत्म होने वाला है। मैंने उसके बेकार के गुस्से पर कोई ध्यान नहीं दिया और तेजी से नीलामी घर से बाहर निकल गया। सूरज की रोशनी काफी तेज थी, लेकिन असली खेल तो अभी बस आधा हुआ है। बाइशुई विलेज की जगह मिलने के बाद डाहुआंग विलेज की उत्पादन क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी, पर मैं जानता था कि पूरी तरह भड़का हुआ शू हाइचेंग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसी दोपहर शहर के सभी समुद्री भोजन के थोक बाजारों और ताजा उत्पादों के वितरकों को एक साथ एक संदेश मिला जो शू हाइचेंग समूह का सख्त आदेश था। व्यापार जगत में एक भयानक जंग पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी। सितंबर का महीना था, गर्मी का कहर अब भी बरकरार था, पर डाहुआंग विलेज के नए इको बेस में माहौल बर्फ की तरह ठंडा और डरावना था। पुराने गांव के प्रधान ली जियांगुओ अपनी पुरानी फोन बुक पकड़े हुए थे। उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह अपना चश्मा भी ठीक से नहीं पहन पा रहे थे। पूरी दोपहर उन्होंने पूरे प्रदेश के लगभग 20 से ज्यादा बड़े वितरकों को फोन किया था। लाओली जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन शू हाइचेंग ने साफ कह दिया है कि जो भी डाहुआंग विलेज से एक भी झींगा खरीदेगा उसका कल ही विदेशी समुद्री भोजन का सारा कोटा बंद कर दिया जाएगा। हमें भी अपना परिवार पालना है, हम उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। ली जियांगुओ ने निराशा में अपना आखिरी फोन काटा और भरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। शाओ चेन, अब सब खत्म हो गया। राज्य की सभी सड़कों को शू हाइचेंग ने बंद कर दिया है। हमने अभी अभी बाइशुई विलेज के 800 एकड़ के तालाबों को अपने हाथ में लिया है और हमारी उत्पादन क्षमता 10 गुना बढ़ गई है। हर दिन सिर्फ झींगे के बीज और बिजली पानी का खर्चा ही पैसे निगलने वाला एक बड़ा गड्ढा बन गया है। अगर यह माल नहीं बिका तो हम 15 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। मैं एक तरफ बैठा हुआ था, मेरी उंगलियां लैपटॉप पर बहुत तेजी से कोड टाइप कर रही थीं। मैंने अपना सिर तक नहीं उठाया। इतना घबरा क्यों रहे हो? राज्य के ये तालाब बहुत छोटे हैं। ये वैसे भी मेरी भूख शांत करने के लिए काफी नहीं थे। तभी मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। ये डिंग शिक्सुआन के खरीद निदेशक जो होंग थे। जैसे ही फोन उठा, जो होंग की आवाज में गहरी थकान और पछतावा महसूस हो रहा था। ब्रदर चेन, मुझे माफ करना। शू हाइचेंग के उस बूढ़े अपराधी ने हमारे ग्रुप की हाई एंड समुद्री भोजन की सप्लाई रोक दी है। बड़े बॉस दबाव झेल नहीं पाए और उन्होंने सख्त आदेश दे दिए हैं कि हमें तुम्हारे साथ काम बंद करना होगा। कागजी कार्रवाई के हिसाब से मैं सब संभाल लूंगा और तुम्हें $20 लाख का जुर्माना मिलेगा। मेरे भाई किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हारे इस बड़े नाम को नहीं बचा सका। जो होंग की आवाज घुटन से भरी हुई थी। एक ऐसा एक्सपर्ट होने के नाते जो अच्छी सामग्री को पहचानता है, इन बेहतरीन झींगों को पैसों के दम पर जबरदस्ती बैन होते हुए देखना उसके लिए किसी बहुत बड़ी सजा से भी बुरा था। मैंने एंटर बटन की आखिरी लाइन दबा दी। स्क्रीन पर औरोरा स्टारलिंक नाम का लॉजिस्टिक्स शेड्यूलिंग सिस्टम प्रगति पट्टी तुरंत 100% पर पहुंच गई। लाओजो, मैं आपको दोष नहीं देता। मैंने अपने पास रखी ब्लैक कॉफी उठाई, एक घूंट पिया और मेरा लहजा इतना शांत था कि किसी को भी डर लग जाए। लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, जितनी जल्दी हो सके नौकरी बदल लो। जिस पल डिंग शीशुआन ने पूंजीपतियों के आगे घुटने टेके, उसी पल उसे देश के टॉप कैटरिंग बिजनेस से बाहर कर दिया गया था। फोन काटने के बाद मैंने स्क्रीन पर फैले हुए हरे रंग की रोशनी में चमकते हुए डेटा को देखा और मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। शू हाइचेंग को लगता है कि अगर वो राज्य के थोक व्यापारियों और होटलों के साथ मेरे रिश्ते खत्म कर दे तो क्या वह मुझे डाहुआंग विलेज में कैद कर लेगा?
वह पुराने जमाने का एक मामूली खिलाड़ी है। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आता कि एक सच्चे डिजिटल सप्लाई चेन आर्किटेक्ट की नजर में ये पुराने बंटवारे के तरीके पहले से ही कबाड़ के ढेर की तरह बेकार हो चुके हैं। मैंने लैपटॉप बंद किया और खड़ा हो गया। अंकल ली, सभी कर्मचारियों को सूचना दो कि आज रात 8 बजे से बड़े पैमाने पर झींगे पकड़ने का काम शुरू किया जाए। झींगे पकड़ने हैं, लेकिन इन्हें पकड़कर हम बेचेंगे किसे? बॉस जो ने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया है। हम इसे पूरे देश को बेचेंगे। दीवार पर लगे उस बड़े राष्ट्रीय मानचित्र के पास गया, लाल पेन उठाया और प्रांतीय राजधानी के हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और आसपास के 3 प्रांतीय राजधानियों के बड़े शहरों पर कुछ बड़े गोले बना दिए। चूंकि शू हाईचेंग ने इस राज्य में हमारा काम खराब कर दिया है, तो अब हम अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाएंगे। उस रात के 10 बजे शू हाईचेंग ग्रुप के हेडक्वार्टर की ऊपरी मंजिल पर शू हाईचेंग हाथ में वाइन का गिलास लिए खिड़की के पास खड़े होकर शहर के रात के नजारे को देख रहे थे। वह बहुत खुश थे। चेयरमैन शू, सब काम हो गया है। वह ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और टिक पाएगा। उसके पास पैसे खत्म होना तय है। तब तक हम उसे सबक सिखाने के लिए तैयार होंगे। ये युवा बहुत जोश में रहते हैं, इन्हें झुकना नहीं आता। शू हाईचेंग धीरे से मुस्कुराया। जाओ, चेनमो को बता दो कि अगर वह कंपनी के सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगता है और क्रिस्टल झींगा पालने की वह तकनीक हमें सौंप देता है, तो मैं सोच सकता हूं कि उसके बेकार माल को $10 प्रति किलो की मामूली कीमत पर खरीद लूं। जी चेयरमैन शू, आप बहुत महान हैं। जैसे ही वांग काई जाने के लिए मुड़ा, तभी शू हाईचेंग की मेज पर रखी लाल सीक्रेट लाइन वाली फोन की घंटी अचानक तेजी से बजने लगी। फोन बेरहमी से काट दिया गया। शू हाईचेंग को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, मानो पल भर में उसका पूरा शरीर जम गया हो। इससे पहले कि वह होश संभाल पाता, मेज पर रखा इंटरकॉम फोन, वांग काई का मोबाइल और यहां तक कि शू हाईचेंग का निजी फोन भी इसी समय पर किसी धमाके की तरह एक साथ बज उठे। वांग काई ने हड़बड़ी में फोन उठाया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। चेयरमैन शू, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। राजधानी के छांगन क्लब, एयरलाइंस के फर्स्ट क्लास कैटरिंग विभाग और शंघाई के सबसे बड़े रेस्टोरेंट नेटवर्क, इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कॉल किया है। वे कह रहे हैं कि उन्हें हमसे भी बेहतर और अधिक विश्वसनीय ताजा सप्लाई देने वाला मिल गया है। कौन है वह सप्लायर आखिर कौन है? वांग काई ने अपना थूक निकला और कांपती हुई आवाज में बोला, स्टारलिंक फ्रेश। इसका मालिक चेन मो है। शू हाईचेंग के हाथ से फोन छूट गया। वह 2 कदम पीछे हट गया और जोर से अपनी ऑफिस डेस्क से जा टकराया। अब उसे समझ आया कि चेन मो की उस बात का क्या मतलब था कि पानी इतना गहरा है कि हाथी भी डूब जाए। चेन मो किसी भी पुराने या पारंपरिक दलालों के पास नहीं गया। उसने बड़ी कंपनी के सप्लाई चेन आर्किटेक्ट के अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और सीधा एक क्लाउड आधारित सिस्टम तैयार कर दिया, जो देश के सबसे हाई एंड हाई स्पीड रेल और विमानन कोल्ड चेन से जुड़ा हुआ था। बिचौलियों को हटाकर उसने सीधे सोर्स से माल पूरे देश में पहुंचाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ कोई बिजनेस की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक पूरी तरह से एक तरफा जीत है। बेचैनी और तनाव के बीच शू हाईचेंग ने गले में एक कड़वाहट महसूस की और फिर तबीयत बहुत ज्यादा खराब होकर कीमती कालीन पर बिगड़ गई। सिर्फ 1 हफ्ते के कम समय में राजधानी के ताजे सामान के बाजार के नक्शे में जैसे 12 तीव्रता का भूकंप आ गया हो। देश के बड़े रेस्टोरेंट ग्राहकों का भरोसा खोते ही शू हाईचेंग ग्रुप का फंड तुरंत खत्म हो गया। बैंक कर्ज वसूली के लिए पीछे पड़ गए। सप्लायरों ने पैसे मांगे, कभी न रुकने वाला। यह समुद्री व्यापारिक साम्राज्य अब बिल्कुल वैसी ही खोखली इमारत बन चुका था जिसकी नींव हिल गई हो, जो अब कभी भी गिर सकती थी। और सबसे बुरा हाल तो बाइशुई विलेज के लोगों का था। राजधानी में शू ग्रुप के मुख्यालय के बाहर कुछ सुरक्षा गार्डों ने काले रंग के डंडे घुमाते हुए उन फटे पुराने कपड़े पहने और बेहाल लोगों को जमीन पर पटक दिया, जिनकी अगुवाई लिu गुआंगशंग और झाओ चियांग कर रहे थे। कल ही जब्ती का नोटिस उनके हर घर के दरवाजे पर लगा दिया गया था। बाइशुई विलेज की पूरी संपत्ति सिर्फ $20 लाख में नीलाम हुई। सब कुछ काटने के बाद भी उन पर अब भी शू हाईचेंग ग्रुप का $1.30 करोड़ का भारी कर्ज था। मजबूर गांव वाले अब बस भिखारियों की तरह पैदल चलकर राजधानी आए हैं और शू ग्रुप के दफ्तर के बाहर घुटनों पर बैठकर शू हाईचेंग से थोड़ी रहम की भीख मांग रहे हैं, ताकि उन पर लगे इस भारी जुर्माने को खत्म किया जा सके। मिस्टर वांग, थोड़ा रहम करो आप। दफा हो जाओ, मेरे कपड़ों को गंदा मत करो। वांग काई ने गुस्से में एक लात लिu गुआंगशेंग को मारकर दूर हटा दिया। उस समय वांग काई की वो पुरानी अकड़ भी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें अंदर और मुंह छालों से भरा हुआ था। ग्रुप खुद अभी बड़ी मुसीबत में है। शू हाईचेंग ने इन कुछ दिनों में अपने ऑफिस में पता नहीं कितनी चीजें तोड़ डाली। अब जब वह बाइशुई विलेज जैसे मनहूस लोगों को देखता है तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है। तुम शू हाईचेंग वालों ने ही हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया था। वो कोल्ड चेन इक्विपमेंट बिल्कुल ठीक थे। तुमने जानबूझकर मुफ्त शिपिंग का लालच देकर हमें फंसाया ताकि तुम हमारे गांव को हड़प सको। अब तुम्हारी वजह से हम पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। पैसे चाहिए,
कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, तुम सब बेवकूफ हो। सिर्फ गड़बड़ करने के अलावा तुम और कर ही क्या सकते हो? इन्हें मजा चखाओ। जब तक जिंदा रहें तब तक इन्हें बुरी तरह पीटो, इनके पैर तोड़ दो, ताकि ये अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताएं और भीख मांगकर अपना कर्ज चुकाएं। 10 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों ने अपनी भारी रबर की लाठियां उठाईं और वे जंगली जानवरों की तरह उन मासूम ग्रामीणों पर टूट पड़े। लाठियों के प्रहार और दर्द भरी चीखों से पूरा मैदान गूंज उठा। ठीक उसी वक्त जब बाइशुई विलेज के गांव वाले बहुत बुरी तरह पिट रहे थे और पूरी तरह से मायूसी में डूब चुके थे, तभी एक भारी और तेज इंजन की गर्जना अचानक दूर से पास आती सुनाई दी। उसके ठीक बाद पूरे 10 भारी कोल्ड चेन ट्रक लोहे के दैत्यों की तरह शू ग्रुप के मुख्य दफ्तर के मैदान में दाखिल हुए और उन्होंने सारे दरवाजे और बाहर जाने के रास्ते पूरी तरह से जाम कर दिए। ट्रक के डिब्बों पर लेजर स्टारलिंग के 4 बड़े निशान सूरज की रोशनी में इतना चमक रहे थे कि वांग खाई की आंखें चुंधिया गईं। तभी एक काले रंग की मेबैक गाड़ी धीरे से आकर रुकी। उसका दरवाजा धीरे से खुला। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और बेरुखी से अपनी नजरें इस आपस की फालतू की लड़ाई पर दौड़ाई। मेरे ठीक पीछे डाहवांग विलेज के ओल्ड विलेज चीफ ली जियांगवो थे और साथ में कुछ हट्टे कट्टे जो अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे अब स्टारलिंक में लॉजिस्टिक्स एरिया मैनेजर के तौर पर काम करने वाले डाहवांग विलेज के ही युवा थे। उन्होंने शानदार सूट पहने हुए थे और वे जोश से भरे हुए थे और वे जमीन पर पड़े उन पिट रहे बाइशुई विलेज के लाचार ग्रामीणों से बिल्कुल अलग और कहीं बेहतर दिख रहे थे। चाओ चियांग, जो बेहाल होकर वहां गिरे हुए थे, मुश्किल से अपना सिर ऊपर उठाया। जैसे ही उन्होंने मुझे पहचाना, वह बिल्कुल सुन्न पड़ गए। उनकी आंखों की हताशा अचानक पछतावे से भर गई और उनके चेहरे से सारा घमंड गायब हो गया। चेन, चेन, मो, जाओ चेन, मिस्टर चेन, तुम हमें बचाने आए हो ना? तुम अब बहुत बड़े बॉस बन गए हो। प्लीज हमारा कर्ज चुकाने में मदद करो। हम वापस बाइशुई विलेज चलेंगे। हम फिर से तुम्हारे लिए झींगा पालेंगे। नहीं, हम तो तुम्हारे वफादार बनकर रहने के लिए भी तैयार हैं। मैंने नीचे झुककर उसे देखा। वह गंदा हाथ जो मेरी पैंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। श्री, मैंने थोड़ा पीछे हटकर उसे दूर कर दिया। डायरेक्टर लियू, क्या तुम बहरे हो गए हो? मैंने पहले ही कह दिया था कि जब मैं बाइशुई विलेज वापस आऊंगा तो एक मालिक की हैसियत से कब्जा करने आऊंगा, दान करने नहीं। मैंने मुड़कर मैदान की ओर देखा, उन डरपोक सुरक्षा गार्डों को देखा और डरे हुए वांग काई को भी। रुक क्यों गए? इसे सबक सिखाना जारी रखो। शू ग्रुप, क्या तुम्हें गुंडागर्दी करना पसंद नहीं था? वांग काई डर से कांप उठा और उसके हाथ से वॉकी टॉकी नीचे गिर गया। अब उसमें मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी। पूरे राज्य के कारोबारी जानते हैं कि चेनमो अब देश के सबसे बड़े कारोबार का चमकता हुआ सितारा है, जिसके पास एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क है। अगर वह बस इशारा भी कर दे तो बड़े बड़े लोग शू ग्रुप को खत्म कर देंगे। वांग काई हकला रहा था और उसने एक ऐसी मुस्कान दी जो रोने से भी बदतर दिख रही थी। मिस्टर चैन, चुप हो जाओ। तुम मुझसे बात करने के काबिल नहीं हो। शू हाइचेंग को बाहर लाओ। तभी भीड़ के पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कई बड़े अधिकारियों से घिरे हुए शू हाइचेंग गुस्से में लाल चेहरे के साथ बाहर आए। सिर्फ कुछ ही दिनों में उनके सलीके से संवारे हुए बाल बिखरे हुए थे। उनकी आंखों में थकान और लाली थी और वो 10 साल बूढ़े लग रहे थे। चेनमो, किसी को सजा देना काफी होता है, उसे बर्बाद करना ठीक नहीं। पर इस बार मैं हार गया हूं। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारी टेक्नोलॉजी को कम आंका। तो ऐसा करते हैं, हम एक सौदा करते हैं। तुम हमारे ग्रुप में पैसा निवेश करो, मेरे ऑफलाइन गोदामों का नेटवर्क और तुम्हारी ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस। हम साथ मिलकर काम करेंगे। जहां तक बाइशुई विलेज के 1 करोड़ 30 लाख डॉलर के कर्ज की बात है, तो इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो और इसे पूरी तरह माफ कर दो। इसके बारे में क्या ख्याल है? माफी की बात सुनकर जमीन पर पड़े बाइशुई विलेज के ग्रामीण सबने रोना बंद कर दिया और उम्मीद भरी नजरों से मेरी ओर देखने लगे, जैसे उनकी सांसें थम गई हों। बस मेरे एक इशारे पर वे बर्बादी की इस नर्क से निकलकर वापस एक बेहतर जिंदगी पा सकते थे। मैंने शांति से शू हाइचेंग को देखा और अचानक मैं हंसने लगा। मेरी हंसी तेज होती गई, जिसमें बहुत सारा मजाक और ठंडी नफरत थी। शू हाइचेंग, क्या तुम अब तक हालात समझ नहीं पाए? मुझे वो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारी बर्बादी चाहिए। तुम एक दिवालिया और बर्बाद बिजनेस लेकर आए हो और मुझसे हाथ मिलाने की बात कर रहे हो। मैं पीछे मुड़ा और पास खड़े ली जियांगवो के हाथ में मौजूद ब्रीफ केस से एक मोटी फाइल बाहर निकाली और बिना किसी रहम के उसे शू हाइचेंग के चेहरे पर दे मारा, जिससे कागज चारों तरफ बिखर गए। वो ताजा सामान वाला बाजार जो तुम्हें चाहिए था, उस पर अब मेरा कब्जा है। जहां तक उस डील का सवाल है जो तुमने सुझाई, तो आज मैं यहां कोई बिजनेस की बात करने नहीं आया हूं। शू हाइचेंग ने नीचे गिरे कागजों की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर पहले पन्ने के शीर्षक पर पड़ी, मानो उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसके पैर कांपने लगे और वह सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसमें अनगिनत बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के पक्के सबूत थे। मैं यहाँ इकोनॉमिक क्राइम डिपार्टमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ कि शू ग्रुप धोखाधड़ी
फर्जी कागजात तैयार करने, करोड़ों की टैक्स चोरी और बदमाशों की मदद से दंगे भड़काने में शामिल है। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, प्लाजा के बाहर पुलिस के सायरन की तेज आवाज पास आने लगी। 6 पुलिस की गाड़ियां तेजी से वहां पहुंची और उन्होंने शू ग्रुप के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब असली खेल खत्म होने का वक्त आ गया। हथकड़ियों की ठंडी आवाज के साथ शू हाइचंग और वांग काई को पुलिस गाड़ी में ले जाया गया। अब उनका सामना जांच टीम की लंबी पूछताछ और उम्र कैद की सजा से होगा। शू ग्रुप की सारी संपत्ति पूरी तरह से जब्त कर ली गई है। वो शख्स जो कभी व्यापार की दुनिया में राज करने वाला मछली पालन का बड़ा नाम था, सिर्फ एक दोपहर के भीतर उसका सब कुछ तबाह हो गया। 3 दिनों बाद बाइशुई विलेज में अगस्त की चिलचिलाती धूप अब भी बहुत तेज थी। हवा में मरी हुई सड़ी हुई झींगों की बहुत ही गंदी बदबू फैली हुई थी। पानी के तालाबों की सतह पर एक बहुत ही मोटी और हरी जहरीली काई तैर रही थी। वह गांव जो कभी खुशहाली से भरा हुआ था, अब वह बिल्कुल एक ऐसी जगह लग रहा था जिसे किसी भयानक बीमारी ने उजाड़ दिया हो। कुछ ऑफ रोड गाड़ियां बड़ी मजबूती के साथ पंचायत भवन के आंगन के ठीक सामने आकर रुकीं। जैसे ही गाड़ी के दरवाजे खुले, मैंने फिर से उस मिट्टी पर कदम रखा जहां मैंने अपना बहुत खून पसीना बहाया था और फिर जहां से मुझे बेरहमी से निकाल दिया गया था। उस आंगन में बाइशुई विलेज के करीब 100 से ज्यादा ग्रामीण मायूस होकर बैठे हुए थे। अब उनके चेहरों पर वह पैसे बांटने वाली पागलपन और अकड़ कहीं भी नहीं थी। हर कोई धूल से सना हुआ था और बेहद लाचार और बेजान दिख रहा था। चाहे शू ग्रुप अब खत्म हो चुका है, लेकिन कोर्ट का फैसला अब नहीं बदलेगा। बाइशुई विलेज की जो सामूहिक संपत्ति थी, उसे कर्ज चुकाने के लिए पहले ही नीलाम किया जा चुका है और उनके अपने नाम पर जो घर और जमा पूंजी है, वे अब भी किसी भी वक्त जब्त किए जाने और सील होने के कगार पर खड़ी हैं। भीड़ के सबसे अगले हिस्से में लिu गुआंगशेंग खड़ा था, जिसका एक हाथ प्लास्टर में बंधा हुआ था, जबकि जाओ चियांग की पसलियां टूटी हुई थीं। इस वजह से वह सिर्फ दर्द में झुककर खड़ा हो पा रहा था। मुझे अपनी ओर आते देख वे दोनों बुरी तरह कांप उठे। उनकी आंखों में बहुत ज्यादा खौफ और एक उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आ रही थी, जो अब मुमकिन नहीं थी। इसे फाड़ दो, मैंने अपना सिर घुमाया और धा हुआंग गांव के उन नौजवानों को आदेश दिया। कुछ फुर्तीले नौजवानों ने तुरंत आगे बढ़कर गांव की समिति के गेट और कोल्ड चेन बेस स्टेशन के दरवाजे पर लगी सील को एक झटके में फाड़ दिया। उसके फौरन बाद वे टाइटेनियम मिश्र धातु से बना एक नया बोर्ड लेकर आए और ड्रिल मशीन की गूंज के साथ उसे दीवार पर ठोक दिया। उस बोर्ड पर कुछ बड़े शब्द लिखे थे, ऑरोरा स्टारलिंक, दूसरा ब्रीडिंग बेस। लिu गुआंगशेंग ने मुश्किल से अपना थूक निगला और 2 ग्रामीणों के सहारे वह किसी तरह खड़ा हो पाया और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो रोने से भी बदतर लग रही थी। चेन, मिस्टर चेन, क्या आपने इस पूरे गांव को खरीद लिया है? तो क्या इसका मतलब है कि हम फिर से पहले की तरह आपके साथ काम कर पाएंगे? अंकल गुआंगशेंग, शायद तुम्हें खरीदने शब्द को लेकर कोई गलतफहमी हुई है। $20 लाख की आधार कीमत पर मैंने यहाँ के सभी तालाबों के कॉन्ट्रैक्ट और कोल्ड चेन बेस के इस्तेमाल का हक खरीद लिया है। यानी कि आज से बाइशुई विलेज की यह 800 एकड़ जमीन, इसका हर एक कतरा पानी, हर एक घास का तिनका और तुम्हारे पैरों के नीचे की मिट्टी भी अब चेन खानदान की है। मैंने अपने बैग से काम के कॉन्ट्रैक्ट्स का एक भारी बंडल निकाला और उनके सामने जमीन पर फेंक दिया। शू ग्रुप अब दिवालिया हो गया है और तुम लोगों का वह $1 करोड़ से ज्यादा का हर्जाना अब एक बेकार का कर्ज है। कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है, इसीलिए तुम लोगों को तुरंत सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन मेरी इस जगह पर कभी भी फालतू लोगों की जरूरत नहीं होती। मैंने उस दूर फैली कई 100 एकड़ बदबूदार और जहरीली पानी वाली तालाबों की ओर इशारा किया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और तीखी थी, क्योंकि तुम लोगों ने पैसे बचाने के लिए घटिया रासायनिक चारे का इस्तेमाल किया है। इन तालाबों के नीचे की मिट्टी अब बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। जब मेरा इकोसिस्टम यहाँ शुरू होगा तो सबसे पहले ऊपर की 30 सेंटीमीटर जहरीली मिट्टी को पूरी तरह से हाथों से साफ करना होगा। 800 एकड़ की वह जहरीली मिट्टी जहां मशीनें नहीं जा सकती। मैं चाहता हूं कि तुम लोग उसे थोड़ा थोड़ा करके खोदो और उसे तय किए गए सफाई वाले टैंक तक पहुंचाओ। तनख्वाह बाजार के सबसे निचले रेट के हिसाब से दी जाएगी। एक दिन के $100 और एक वक्त का खाना मिलेगा। जैसे ही यह बात कही गई, भीड़ में एकदम हंगामा मच गया। एक दिन के सिर्फ $100, ऊपर से वह जहरीली मिट्टी भी खुदवा रहे हो। उस मिट्टी की बदबू तो जान ले लेगी। चेन मो, तुम तो किसी पुराने जालिम जमींदार से भी ज्यादा बुरे निकले। हम आखिर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, तुम तो हमें जानवरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। झाओ चियांग की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने अपनी टूटी हुई पसलियों को पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, ओए चेन, अपनी हद पार मत कर। कुछ भी हो जाए हम काम नहीं करेंगे। हम कहीं बाहर जाकर मजदूरी कर लेंगे। बाहर काम करने जाना? मैं अचानक जोर से हंसने लगा। उस हंसी में दुख और ताना दोनों थे। मैंने एक डिफॉल्टर लिस्ट निकाली और उसे उनके सामने कर दिया। तुम सब के सब अब अदालत की नजरों में सजायाफ्ता डिफॉल्टर हो, यानी कि धोखेबाज। तुम लोग ट्रेन की टिकट नहीं खरीद सकते, बस में सफर नहीं कर सकते, यहां तक कि अगर तुम शहर की किसी भी फैक्ट्री में काम के लिए जाओगे तो जैसे ही वे तुम्हारा आई कार्ड देखेंगे, वे तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। तुम अपना बैंक खाता तक नहीं खुलवा सकते, फिर बाहर जाकर काम कैसे करोगे? तुम सब अब समाज के लिए बोझ बन चुके हो।
मेरे पास आने के अलावा पूरे राज्य में ऐसी कोई जगह नहीं है जो तुम्हें रखने की हिम्मत करे। तुम्हें हकीकत के बारे में बात करना पसंद था ना? तो ये है असली हकीकत। वहां सन्नाटा छा गया। सिर्फ दलदल से गुजरती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। उनका सारा सम्मान, उम्मीद और लालच उसी पल मेरे इन ठोस आंकड़ों और नियमों के तले पूरी तरह से कुचल दिया गया। लियू गुआंगशेंग के पैर लड़खड़ा गए और वह दोबारा जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें आखिरकार इस बात का एहसास हो गया कि उस थोड़े से लालच के चक्कर में उन्होंने अपनी कितनी कीमती आजादी बेच दी है। मैं साइन करूंगा, मैं साइन करूंगा, मैं साइन करूंगा। एक कमजोर ग्रामीण ने कांपते हाथों से जमीन से कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उस पर अपना निशान लगा दिया। एक की शुरुआत के बाद दूसरा भी आ गया। जल्द ही सैकड़ों ग्रामीणों की लाइन लग गई, मानो कोई जिंदा लाश हो। वे साइन कर रहे थे इस गुलामी की जंजीर जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर। मैंने संतोष के साथ अपना सिर हिलाया और कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रख लिया। बहुत अच्छे, चूंकि तुमने साइन कर दिया है तो अब तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। काम में ढिलाई और लापरवाही करने की जो तुम्हारी पुरानी बुरी आदत है उसे अब छो ही दो तो बेहतर होगा। मैंने चुटकी बजाई और कई ट्रकों के दरवाजे खुल गए। दाहुआंग विलेज के मजदूर ढेर सारे काले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बक्से उतारने लगे जो एक स्पोर्ट्स रिस्ट बैंड की तरह दिखने वाली चीजें थीं। मैंने एक बैंड उठाया और बेहद गहराई से अगले मैनेजमेंट नियमों की घोषणा की। यह स्टारलिंक सिस्टम के बायोलॉजिकल साइंस और जीपीएस ट्रैकिंग रिस्ट बैंड है। हर किसी को इसे 24 घंटे पहनना होगा। यह असली समय में तुम्हारी धड़कन और तुम्हारी लोकेशन पर नजर रखेगा। अगर काम के समय के दौरान सिस्टम ने पकड़ा कि तुम्हारी धड़कन मेहनत करने के स्तर से कम है, वह भी 10 मिनट से ज्यादा के लिए, या फिर तुम तय की गई जगह से बाहर गए, तो सिस्टम अपने आप तुम्हारी उस दिन की पूरी सैलरी काट लेगा। अगर किसी ने इस बैंड को नुकसान पहुंचाया या सफाई के दौरान आलस किया जिससे गंदगी बाकी रह गई, तो मैं कंपनी की मुख्य मशीनों के साथ छेछा के जुर्म में पुलिस को बुलाऊंगा। शू हाइचेंग जेल में बहुत अकेला महसूस कर रहा होगा, तो तुम बेझिझक अंदर जाकर उसका साथ दे सकते हो। डिजिटल निगरानी और बेरहम नियमों का यह जाल, यही वह साह है जो मैंने उन गद्दारों के लिए बनाई है जो बाइशुई विलेज के ग्रामीण हैं। यह उनके लिए एक किस्म की उम्र कैद है। उन गांव वालों को देखते हुए, कांपते हुए उन ठंडे काले बैंड्स को पहनते देख जैसे कि उन्होंने भारी इलेक्ट्रॉनिक बेड़ियां पहन ली हों। मैं वापस शहर जाने के लिए मुड़ा। अब यहाँ के बुनियादी ढांचे की मुझे और चिंता करने की जरूरत नहीं थी। 2 महीने बाद कड़ाके की ठंड आ चुकी थी। बाइशुई विलेज का 800 एकड़ का भारी प्रदूषित तालाब अब 3 मीटर ऊंचे बिजली वाले कटीले तारों से पूरी तरह बंद कर दिया गया था। तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिसमें बर्फ की फुहारें घुली हुई थीं। लियू गुआंगशेंग और झाओ चियांग फटे हुए वाटरप्रूफ रबर के कपड़े पहने हुए कमर तक जमी हुई कीचड़ में खड़े थे और मशीनी तरीके से फावड़ा चला रहे थे। वे कभी ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। घूस खा खाकर उनका शरीर फूल गया था, पर इस वक्त वे बिल्कुल सूखे और कमजोर हो गए थे और उनके चेहरे ठंड की वजह से नीले पड़ चुके थे। झाओ चियांग की कलाई पर लगे काले निगरानी बैंड से अचानक तेज लाल रोशनी निकलने लगी और पास के खंभे पर लगे लाउड स्पीकर से तभी एक बेजान एआई आवाज सुनाई दी। नंबर 007। झाओ चियांग की धड़कन काम करने की तय सीमा से नीचे गिर गई है। पहली चेतावनी, आज अगर 3 टन कीचड़ साफ करने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो पूरा खाना रोक दिया जाएगा और उन्हें आखिरी लिस्ट में डालकर बाहर कर दिया जाएगा। ये सुनकर झाओ चियांग डर के मारे कांप उठा और पागलों की तरह अपनी गाड़ी में तेज रसायनों की बदबू वाली काली कीचड़ भरने लगा। वो रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, सांस लेना तक दूभर था। यहाँ मैंने उनके लिए एक बहुत ही सख्त उत्तरजीविता का खेल तैयार किया था। लोहे की जाली से घिरे इस असल नरक में हर दिन साफ की गई कीचड़ की मात्रा ही उनके जीने की उम्मीद है। टारगेट पूरा करने पर गर्मा गर्म चावल का खाना और हीटर वाला एक कमरा मिलता है, पर अगर टारगेट पूरा न हुआ तो पॉइंट्स काट लिए जाते हैं और उन्हें बिना छत वाली पुरानी भट्टी में ठंड में ठिठुरने भेज दिया जाता है। और जैसे ही उनके पॉइंट्स 0 होते हैं, उनसे वह आखिरी जरिया भी छीन लिया जाता है जो उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में जिंदा रखे हुए था। उन्हें सीधा बाहर फेंक दिया जाता है, जहां धोखेबाजों के लिए जीना नामुमकिन है इस समाज में। मैं जाना नहीं चाहता, मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। लियू गुआंगशेंग आंखों में आंसू लिए अपनी जमी हुई उंगलियों से उस जहरीली कीचड़ को खोद रहा है। वे सब उस एक झुंड की तरह हैं जो हमेशा के लिए मौत के चक्र में फंसे हुए मामूली लोग हैं। हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए जंबी के पात आने वाले लोग से मामूली के करना करने के लिए वे अपनी आखिरी ताकत झोंक देते हैं। न कोई आराम है, न कोई इज्जत। अपनी बाकी जिंदगी का एक एक कतरा वे अपनी उसी बेवकूफी भरी लालच और धोखे की सजा के तौर पर कभी न खत्म होने वाला कर्ज चुका रहे हैं। तभी एक काली लग्जरी गाड़ी लोहे की जाली के बाहर रुकी। जब मैं नीचे उतरा, ली जियांगो अपने कुछ बड़े अफसरों के साथ आदर के साथ मेरा स्वागत करने आए। मिस्टर चेन, बाइशुई विलेज की जहरीली कीचड़ की सफाई उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज हो रही है। 6 महीने से कम में यहाँ काम शुरू हो जाएगा। डाहुआंग विलेज की दूसरी जनरेशन वाले क्रिस्टल प्रॉन का ब्रीडिंग काम पूरा हो चुका है। 200 टन का पहला माल लोड कर दिया गया है हमारे नए खरीदे हुए समुद्री जहाजों पर। मैंने एक नजर डाली, वे बाइशुई विलेज के गांव वाले जो अब पहचाने भी नहीं जा रहे थे। मैंने धीरे से सिर हिलाया।
अच्छा काम किया है। 50 मीटर दूर बिजली वाली जाली के पीछे से लियो गुआंगशेंग और झाओ चियांग ने शायद कुछ आहट सुनी। उन्होंने काली बदबूदार कीचड़ से स्ने अपने चेहरे उठाए और सुन्न होकर मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में अब न तो जलन थी न ही नफरत, यहां तक कि कोई भीख भी नहीं थी। सिर्फ खालीपन और खौफ बचा था। मैंने उनकी तरफ दोबारा नहीं देखा और वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर बाद मेरा प्राइवेट प्लेन आसमान में उड़ चुका था। मैं एक नए मैदान की ओर बढ़ रहा था।